अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुदो लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज का नावल शुरू करते हैं। रात का अंधेरा होते ही चारों सिमत गहरा स्या अंधेरा छा गया था। ये सुनसान इलाके में 2 कमरों पर मुश्तमिल था घर, जहाँ दूर दूर तक किसी जानदार का शुबा तक न था। अंदर वो बेड पर होशो खैर से बेगाना पड़ी हुई थी। हल्का सा कसमसा कर इसने बामुश्किल भारी भारी होती पलकें खोली। कुछ देर वो गायब दिमागी से लेटी छत को घूरती रही। जैसे ही ज़हन बेदार हुआ तो पूरा वजूद ज़ंज़लों की ज़द में आ गया था। गुज़िश्ता भयानक मंज़र किसी फ़िल्म की तरह ज़हन में चलने लगे थे। वो झटके से उठ बैठी और स्याह घने बाल कमर पर बिखर गए थे। मामा, बाबा, हल्की सी आवाज़ निकली। फ़ौरन बेड से उतरती दरवाजे की जानिब भागी। कोई है? प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। मुझे यहाँ क्यों बंद किया हुआ है? प्लीज़ बाहर निकालो। कोई है क्या? ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटते हुए वो चीख रही थी। आंखें बरसने लगी थीं। अचानक किसी ने इसका बाजू दबोच कर खींचा। वो बामुश्किल मुकाबिल के सीने से टकराते टकराते बची। बाजिल। होंठों ने धीरे से सरगोशी की। बिल्कुल ठीक पहचाना बाजिल की जान, वो मोहब्बत भरे लहजे में बोला और इसके चेहरे पर बिखरे बाल समेटे थे। मेहरमा सख्ते की कैफियत में बाजिल का चेहरा देख रही थी। आपने मुझे किडनैप किया? लहजे में बेयकीनी ही बेयकीनी थी और किसी की हिम्मत भी नहीं हो सकती कि वो मेरी मेहरमा को छू सके। वो शिद्दत जज्बात से बोला, मुझे घर जाना है। मेहरमा ने अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की मगर मुकाबिल की गिरफ्त मजबूत थी। जब तुम्हें अपना नहीं बना लेता, जब तक तुम्हें मैं अपना नहीं बना लेता, 2 जिस्म एक जान नहीं हो जाते, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। लहजा दो टोक था। बाजिल ने इसकी वीरान आंखों में झांका। बाजिल, प्लीज़ मुझे जाने दें। आपकी कोई भी गलत हरकत मेरा किरदार मशकूक बना सकती है। लहजा भीग गया था। आंखों के सामने 2 शफकत भरे अक्स लहराए, अपने माँ और बाप। खामोश। खबरदार, अगर तुम्हारी आंख से एक भी आंसू निकला तो भूल जाना कि मैं तुम्हें कभी आज़ाद करूंगा। बाजिल की बात पर से फौरन आंखों से बहते आंसू साफ। किसकी हरकत ने बाजिल के होंठों पर मुस्कुराहट बखेर दी। मैंने अलमारी में तुम्हारा एड्रेस रखा है, जल्दी से तैयार हो जाओ, कुछ देर में हमारा निकाह है। मोहब्बत से कही बात ने मेहर माँ पर सख्ता तारी कर दिया था। ऐसा नहीं हो सकता, वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली। आंखों में नमी तैरने लगी थी। इसकी बात पर बाजिल की आंखों का रंग बदला। कुछ ही देर पहले मोहब्बत थी, अब वहाँ सिर्फ नफरत थी। दिमाग में माजी के अल्फाज गूंजे। मैं बाजिल से शादी नहीं करना चाहती। पहले भी सामने खड़ी लड़की ने इसे बुरी तरह धत्कारा था और अब फिर वो गलती कर रही थी। तुम मुझे दोबारा इनकार कर रही हो? तैशन के आलम में बाजिल ने इसके बाल मुट्ठी में दबोचे। मेहरमा तकलीफ से सिसकी। बाजिल, प्लीज़ मेरी बात को समझे, ये नामुमकिन है। मेरा और आपका निकाह नहीं हो सकता। भूले मत, आपकी एक बीवी है जिससे आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं। बोलते हुए गला रौंद गया था। मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं, जल्दी से तैयार हो जाओ। हमारा निकाह आज और इसी वक्त होगा, वरना सारी ज़िंदगी मेरी कैद में गुजारोगी। सर्द लहजे में वार्न किया और इसके बाद आज़ाद करता कमरे से साथ अटैच बालकनी में चला गया। मेहरमा ने बेजान वजूद होते वजूद के साथ अलमारी से लाल रंग का जोड़ा पकड़ा और कमरे में मौजूद बाथरूम में चली गई। वो बालकनी में खड़ा सिगरेट पीते हुए फक पर चमकते चांद को देख रहा था। मेहरमा, यास समझो तुम्हारी तकलीफ का आगाज हो चुका है। हर नई सुबह चढ़ती तुम्हें पछताने पर मजबूर कर देगी कि तुमने बाज़ सिकंदर को धुतकार कर इसे धोखा देकर कितनी बड़ी गलती की है। वो तस्वर में मेहरमा से मुखातिब था। आंखों में नफरती सिगरेट फेंकते हुए वो कमरे में दाखिल हुआ तो मेहरमा चेंज कर चुकी थी। आईने के सामने खड़ी वह पथाई नजरों से लाजोड़े में मलबूस अपने चांदनी के माने चमकते वजूद को देख रही थी। दूधिया रंगत, स्याह घने बाल, सुर्ख होंठ, गहरी स्याह आंखें, गनी नोकदार पलके। बिलाशुबा वो मुकम्मल हुस्न और नज़ाकत का पैकर थी। बाज़र पीछे खड़ा शौक सा यकटक इसके हसीन सरापे को देख रहा था। कुछ देर पहले वो नफरत का दावा कर रहा था मगर अब नफरत के तमाम दावे खुद ब खुद पीछे रह गए थे। बेख्तियार आगे बढ़कर इसने लाड दुपट्टा इसके सर पर दिया था। मेहरमा ने कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया। वो अभी तक साकत ही खड़ी थी। घूंघट ओढ़ो, मैं नहीं चाहता मेरे अलावा तुम्हें कोई और देखे, वो स्पार लहजे में बोला और कमरे से बाहर चला गया था। कुछ देर बाद वो निकाह ख्वानों गवाहों के हमरा कमरे में दाखिल हुआ तो मेहरमा घूंघट ओढ़े बेड पर बैठी हुई थी। मेहरमा, याज वालिद अयाज खान, आपका निकाह वालिद सिकंदर मौजम के साथ 20 लाख हक में मुकर्रर पाया है कि आपको कबूल है। निकाह ख्वान ने निकाह शुरू किया। कमरे में मुकम्मल सन्नाटा था। निकाह ख्वान के अल्फाज गोया इसके कान में सूर फूंक रहे थे। जबान तालू से चिपक गई थी। इसकी खामोशी पर बाजिल ने जबड़े बिंचे अपना गुस्सा जब्त किया था। मेहरमा, यास वालिदा यास खान, आपका निकाह वालिद सिकंदर मौजम के साथ 20 लाख हक मेहर मुकर्रर पाया है कि आपको कबूल है। निकाह ख्वान ने दोबारा पूछा, कबूल है? वो अटकते हुए बोली। 2 मरतबा वो मजीद बोली और लरजते हाथों के साथ निकाह नामे पर साइन किए थे। कुछ अजियतनाक लम्हों ने इसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल दी थी। वो शख्स की दस्तरस में आ गई थी जिसकी इसने हमेशा से ख्वाहिश की थी, जिससे तहज्जुद की नमाजों में
خدا سے مانگا تھا۔ پھر نکاح خوان نے بازل سے پوچھا اور مثبت میں جواب پر نکاح نامے پر سائن کروائے تھے۔ بازل نکاح خوان اور گواہوں کو چھوڑ کر آیا تھا تو مہرماں بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی، دوپٹہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ تو کیسا لگ رہا ہے مہرماں؟ بازل سکندر بن کر بازل نے تنزیہ کہہ کر لگایا۔ بازل آپ نے بالکل اچھا نہیں کیا، میرے ساتھ میں کس منہ سے اپنے ماں باپ کا سامنا کروں گی؟ وہ روتے ہوئے بولی اور اس کا گریبان دبوچا تھا۔ مجھ سے نکاح کے بعد تمہارا چہرہ بدل تو نہیں گیا؟ تو آف کورس اسی خوبصورت چہرے کے ساتھ تم اپنے ماں باپ کا سامنا کرو گی۔ وہ آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ آنسو ٹپ ٹپ مہرماں کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے جو بازل سکندر کو نہایت ہی برے لگے تھے۔ جلدی سے آنسو صاف کرو اور چینج کر کے میں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ آپ بہت پچھتائیں گے۔ اس نے ایک شکوہ کرنا نظر بازل پر ڈالی اور اس کا گریبان چھوڑا جب اچانک بازل نے اس کا بازو دبوچ کر اپنے مقابل کیا تھا۔ ایسا کون سا میں نے گناہ کر دیا جو مجھے پچھتانا پڑے گا؟ پچھتاؤ گی تو تم مہرماں۔ بازل جس نے بازل سکندر کو دھتکار کر اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی تھی وہ یکدم بھڑک اٹھا تھا۔ دھتکارا نہیں تھا، میں نے آپ کو صرف شادی سے انکار کیا تھا کیونکہ آپ مجھے پسند نہیں تھے اور نہ ہی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ روتے ہوئے چلائی۔ اصل وجہ بتاؤ، کیوں تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ حسد لہجے میں بولا۔ آپ مجھے پسند نہیں تھے، بس یہی وجہ ہے۔ اصل وجہ آپ میرا بازو چھوڑیں۔ مہرماں نے نظریں چرائیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری بات پر یقین کر لوں گا؟ مہرماں تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ سچ سچ مجھے اصل بات بتاؤ ورنہ آج ساری رات یہیں ویران گھر میں گزارو گی۔ بازل نے اپنی بات پر زور دیا۔ کیا سننا چاہتے ہیں آپ میرے منہ سے؟ یہی کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اس لیے آپ سے شادی کے لیے انکار کیا تھا۔ وہ یکدم چیخی۔ اس کی بات پر بازل شرمندہ رہ گیا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ دھاڑا۔ ہاں بازل سکندر، یہی سچ ہے۔ میں آپ سے نہیں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور آپ نے ایک ایسی لڑکی سے نکاح کر لیا ہے جس کے دل میں پہلے سے کوئی اور ہے۔ وہ طنزیہ بولی۔ بازل کی رگیں تن گئی تھی۔ اگر یہ سچ ہے تو بھول جاؤ اس انسان کو کیونکہ اب تم بازل سکندر کی ہو، اور اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنے کی کوشش بھی کی تو اس دن خود اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں گا۔ وہ سرخ آنکھوں سے غرایا تھا۔ مہرماں سہم کر آنکھیں میچ کی۔ جلدی سے چینج کر کے باہر آؤ۔ بازل نے اسے باتھ روم کی طرف دھکیلا اور دروازہ کھولتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ بازل مجھے پورا یقین ہے میں ایک نہ ایک دن آپ سے ضرور الگ ہو جاؤں گی۔ مہرماں نے مسکرا کر آنسو صاف کیے اور اپنا لباس لے کر باتھ روم میں چلے گی۔ وہ چینج کر کے گھر سے باہر آئی تو بازل گاڑی میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ مہرماں خاموشی سے دروازہ کھول کر اندر بیٹھی تو بازل نے گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی اس کے گھر کے باہر رکی تو مہرماں کے سینے میں سانس اٹکا۔ کس منہ سے وہ اپنے ماں باپ اور بھائی کا سامنا کرے گی؟ اگر انہوں نے پوچھا کتنی دیر تک کہاں تھی تو وہ کیا جواب دے گی؟ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سے باہر نکلتی بازل نے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ مجبوراً اسے رکنا پڑا۔ ایک بات یاد رکھنا مہرماں، اب تم بازل سکندر کی امانت ہو، اس میں خیانت کا سوچنا بھی مت۔ بازل نے سرد لہجے میں وارننگ دی تھی اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ مہرماں بے جان وجود کے ساتھ باہر نکلی۔ چلنا محال ہو گیا تھا، چہرہ ٹھنڈا ٹھار ہو گیا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے بیل بجائی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے بازل وہاں سے چلا گیا تھا۔ دروازہ اس کے بھائی ارمان نے کھولا تھا۔ مہرماں تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ارمان حیران ہوا۔ کیا مطلب؟ مہرماں کا چہرہ پھک پڑا۔ مطلب یہ کہ تم تو آج اپنی دوست کے گھر رہنے والی تھی، تمہاری دوست نے خود کال کر کے بتایا تھا، تو پھر تم واپس کیوں آ گئی؟ ارمان کی بات پہ اس نے سانس بحال کیا تھا۔ رگو جاں میں سکون کی لہر اٹھی۔ وہ میرا وہاں دل نہیں لگ رہا تھا اس لیے واپس آ گئی۔ اب تو اندر تو آنے دو، وہ یہاں واپس بھیجو گے بندر؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولتی اندر داخل ہوئی تھی۔ ارمان کھسک گیا۔ ماما بابا کدھر ہیں؟ وہ اندر کمرے میں ہیں، ارمان نے جواب دیا تو وہ ایاز صاحب اور کلثوم بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ماما؟ مہرماں ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی اچانک اس طرح اتنی شدت سے رونے پر سب گھبرا گئے تھے۔ مہرماں میری بچی کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ کلثوم بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ ماما مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی تھی، وہ سوسو کرتی ہوئی بولی تو سب نے سکون کا سانس لیا تھا۔ میری بچی تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ کلثوم بیگم محبت سے اس کی پیشانی چومتی ہوئی بولی۔ ماما آج مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے، مہرماں لاڈ سے بولی۔ وہ اپنی تکلیف ظاہر نہیں کر رہی تھی مگر دل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ اس کی بات پر سب ہنس پڑے تھے۔ دیکھ لے ماما آج کہہ رہی ہے آپ کے ساتھ سونا ہے، ہو سکتا ہے کل بولے ماما مجھے فیڈر پینا ہے۔ ارمان نے اسے تنگ کیا۔ بابا بھائی کو دیکھ لیں۔ مہرماں نے ایاز صاحب کی طرف دیکھا۔ خبردار نالائق انسان، اگر تم نے میری پیاری سی بیٹی کو تنگ کیا تو؟ ایاز صاحب نے اس کا کان کھینچتے ہوئے روبدار لہجے میں بولے۔ میری توبہ، جو آپ کی لاڈلی کو دوبارہ چھڑا تو؟ اس کی بات پر پورا کمرہ دل فریب قہقہ سے گونج اٹھا تھا۔ مہرماں سب کو خوش دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ جب انہیں اس کے نکاح کا پتہ چلے گا تو کیا تب بھی وہ اسی طرح محبت سے پیش آئیں گے؟ کیا وہ اس کا یقین کریں گے؟ بہت سے سوال دماغ میں آ رہے تھے جن کا جواب آنے والے وقت نے دینا تھا۔ بازل کمرے میں داخل ہوا تو نمرا صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ پورے توجہ کے ساتھ سامنے اسکرین پر چلتا کوئی شو دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، بازل نے سلام کیا اور کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ چہرے پر تھکان تھی۔ وعلیکم السلام، آج بھی اتنی دیر لگا دی؟ پتہ ہے میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ نمرا نے خفگی کا اظہار کیا اور بیڈ پر پڑا اس کا کوٹ اٹھایا تھا۔
एक कप चाय मिलेगी। बादल ने इसकी बात नज़रअंदाज की। निम्रा एक खामोश नज़र इसके थकान ज़दा चेहरे पर डाली और कमरे से बाहर चलेगी। कुछ देर बाद निम्रा चाय बनाकर कमरे में दाखिल हुई तो बादल बेड क्राउन से टेक लगाए हाथ से सर दबा रहा था। मैं सर दबा दो, निम्रा ने बेड पर बैठते हुए पूछा तो बादल ने खामोशी से अपना सर इसके गोद में रख दिया था। अब वो धीरे धीरे इसका सर दबा रही थी। इसके हाथों का नरम नरम सा लम्स महसूस करते बादल सुकून से आंखें मौत किया। बादल, निम्रा से पुकारा, हम क्या आप अभी भी मेहरमा से मोहब्बत करते हैं? निम्रा की बात पे संचर से आंखें खोली थी और उठ बैठा। निम्रा, क्या आप मेरे 3 माह के रवैये ने तुम्हें ये एहसास दिलाया कि मैं मेहरमा से मोहब्बत करता हूँ? तो मेरी बीवी होने के साथ साथ मेरी मोहब्बत और मेहरमा के लिए मेरी मोहब्बत इसी वक्त मर गई थी जब इसने मुझे इनकार किया था। वो सर्द लहजे में बोला। इसकी बात पर निम्रा मुस्कुराई। वो मेहरमा से नफरत करता था और इससे मोहब्बत ये निम्रा की सबसे बड़ी जीत थी। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ बादल, मुझे कभी खुद से जुदा मत कीजिएगा। निम्रा ने झुककर मोहब्बत से इसके हाथों पर बोसा दिया तो बादल ने इसका हाथ खींचकर अपने सीने से लगा लिया था। कभी नहीं बादल, सिकंदर तुम्हें कभी भी खुद से जुदा नहीं करेगा। लहजा पुख्ता था। निम्रा की होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई थी। नीले रंग के सादा से शलवार के में मलबूस सर पर हिजाब लिए वो कंधे पर कॉलेज बैग लटकाए सामने आईने में अपने अक्स को देख रही थी। ज़हन में बादल के अल्फाज गूंज रहे थे। अगर ये सच है तो भूल जाओ इस इंसान को, क्योंकि अब तुम सिर्फ बादल सिकंदर की हो, और अगर तुमने मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचने की कोशिश भी की तो इस दिन खुद अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूंगा। कितने इस्तकात किसने इसने ये अल्फाज अदा किए थे जिसकी कोई अहमियत ही नहीं थी मेहरमा की नज़र में, क्योंकि वो जानती थी कि बादल ने इससे निकाह सिर्फ अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए किया है। फिर फ़ायदा इस खोखले लफ्ज़ों को जहन में सवार करने का। बेख्तियार आंसू लड़ी की सूरत में बहने लगे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेहरमा ने जल्दी से आंसू साफ किए और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला था। क्या कर रही थी तुम? पता है कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी करो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अरमान ने एक ही सांस में बोला था। चले भाई। अरमान ने पहले मेहरमा को यूनिवर्सिटी छोड़ा फिर खुद अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया था। मेहरमा यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई तो हमेशा की तरह वो दोनों बहन भाई गेट के पास खड़े इसके मुंतज़िर थे। बेसाता इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अच्छे दोस्त सच में अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत तो होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेहरमा ने दोनों को सलाम किया। वालेकुम सलाम। दोनों ने एक यक ज़ुबान जवाब दिया। अरे मेहरमा, मेरी प्यारी सी सहेली, इतनी जल्दी आने की क्या ज़रूरत थी? भला थोड़ा लेट आना था ना। हया मसनूई लहजे में बोली। इसकी बात का मतलब समझते हुए मेहरमा मुस्कुराई थी। फारिस मुसलसल टिकटिकी बांधे मेहरमा के चेहरे को देख रहा था, गोया नज़रों के जरिए इसे दिल में हिफ्स करना चाहता था। फारिस सांवली रंगत का हामिल एक पुरकशिश और खूबसूरत मर्द था जो अपनी दिलफरेब शख्सियत से किसी को भी अपना सीर बना सकता था। और मेहरमा हमेशा की तरह इसकी मुंह बोलती नज़रों से वाकिफ होकर भी ना वाकिफ थी। सॉरी, वो माजरत ख्वाह लहजे में बोली। चलो माफ़ किया, क्या याद रखोगी? गोया एहसान किया गया था। अच्छा चलो, क्लास का टाइम हो रहा है। तीनों क्लासरूम की जानिब बढ़ गए। बाजिल भाई, ऐसा कैसे कर सकते हैं? हया का लहजा बेयकीन था। वो दोनों कंटीन में बैठी हुई थी जब मेहरमा ने इसे कल का सारा वाक़या बता दिया। हया, वो ऐसा कर चुकी है, उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। मैं क्या करूँ? अगर मम्मा पापा को पता चल गया तो वो मुझसे नफरत करेंगे। मेहरमा ने बेबसी से सर हाथों में थामा, लहजा पी गया था। मेहरमा, तुम अपने घर वालों को सब कुछ सच सच बता दो। हया की बात पर मेहरमा हैरान हुई। ये तुम क्या कह रही हो हया? मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे बल्कि उल्टा मुझे ही गलत समझेंगे। मेहरमा ने इसकी बात की नफ़ी की। देखो मेहरमा, जहाँ तक मैं तुम्हारे घर वालों को जानती हूँ तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं। अगर तुम इन्हें सारी बात बता दो तो हो सकता है वो तुम्हारा यकीन कर ले। हया ने इन्हें समझाना चाहा। मोहब्बत तो सच में वो मुझसे बहुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हर रिश्ते में मोहब्बत से ज़्यादा यकीन की ज़रूरत होती है। इसके बगैर हर रिश्ता खोखला है। खैर, सोचूंगी इस बारे में। वो तंजिया मुस्कुराई। मेहरमा, मेरा रिश्ता आया है। हया की बात पर मेहरमा का खुल मुंह तक जाता हाथ साकत रह गया। वो इस बात से बाखूबी वाकिफ थी कि हया इसके भाई अरमान को पसंद करती है और इससे शादी की ख्वाहिशमंदी चाहती, तो मेहरमा भी यही थी। तुम इनकार कर दो। मेहरमा के इत्मीनान भरे लहजे में बोली तो हया ने नफ़ी में सलाह लाया। लड़का अच्छा है और पढ़ा लिखा है। शादी के बाद वो मुझे अपने साथ कनाडा लेकर जाएगा। अम्मी अबू इस रिश्ते से राजी है। मुझे नहीं लगता कि मेरा इनकार कोई काम आएगा। लहजा मायूस कुन था। तो क्या हुआ? तुम इनकार कर दो, मैं आज ही जाकर भाई से बात करती हूँ और कल हम लोग तुम्हारे घर रिश्ता लेकर हाजिर। वो शौकी से बोली। मकसद इसका मूड खुशगवार करना था। बड़ी बदतमीज हो। हया ने इसे घूरा तो वो हंस पड़ी। सूरज की तेज किरणों ने इसे कसमसाने पर मजबूर कर दिया। इसने आंखें खोलकर बेड को दूसरी साइड देखा जो खाली थी। फिर उठ बैठी और बालों को जोड़े में मुकीद करती कमरे से बाहर निकली। किचन से खटपट की आवाज़ें आ रही थी। वो अंदर दाखिल हुई तो किचन की बुरी हालत देखकर इसका मुंह खुले का खुला रह गया। बाजिल इसकी तरफ पुश्त किए कुछ बना रहा था जबकि सारे बेहतर ज़मीन को सलामी पेश कर रहे थे। बाजिल, ये क्या है? वो सदमे से बोली और कुर्सी पर गिर गई थी। गुड मॉर्निंग, आज मैंने अपने हाथ से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, तुम जल्दी नाश्ता करो, मैं ऑफिस के लिए रेडी होकर आता हूँ। वो मोहब्बत से बोला और किचन से बाहर निकल गया। निम्रा ने मोहब्बत से इसकी पुश्त को देखा था। 10 मिनट बाद वो नक्सक साथ ऑफिस के लिए रेडी नीचे आया। ब्लैक पेंट कोट में वो बेहद जाज़िब नज़र लग रहा था। बाज़ तुम नाश्ता नहीं करोगे? निम्रा ने इससे पूछा। नहीं, अभी मैं लेट हो रहा हूँ, ऑफिस में कर लूँगा, तुम आराम से नाश्ता करो, आज हम लोग डिनर बाहर करेंगे। वो मोहब्बत से इसकी परेशानी चुमता वहाँ से चला गया था।
महरमा हया और फारिस के साथ यूनिवर्सिटी से बाहर निकले। छुट्टी का वक्त था, इर्द गिर्द कई स्टूडेंट थे। महरमा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। लहजे में इजाज़त थी। अच्छा, तुम दोनों बात करो, मैं आती हूँ। हया बहाना बनाकर वहाँ से निकली। कैसी बात? महरमा नजरें इर्द गिर्द दौड़ाई। महरमा, आप जानती हैं मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूँ, फिर क्यों जान बन रही हो? फारिस ने शिकवा किया। नहीं, मैं नहीं जानती तुम क्या बात करने वाले हो, वो रसाने से बोली। फारिस ने गहरी सांस ली। आज इसका दो टोक बात करने का इरादा था। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आखिरकार से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर दिया था। महरमा के चेहरे पर सख्ती दर आई। लेकिन मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। लहजा सख्त, बेहद सख्त था। फारिस दिल बर्दाश्ता हुआ। मैं सच में आपसे मोहब्बत करता हूँ। आपसे निकाह करके अपनी मोहब्बत को साबित करना चाहता हूँ। वो इल्तिजाई लहजे में बोला। देखो फारिस, मैंने हमेशा तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त समझा है और हमेशा मेरे दोस्त ही रहोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाहर वो थोड़ा नरमी से बोली। महरमा, आप बहुत जालिम हैं। महरमा, आप बहुत जालिम हो। क्या आपको मेरे ऊपर ज़रा सा भी तरस नहीं आता? फास का चेहरा बूझ गया, आंखों में ढेरों नमी तैरने लगी। फास, ये मोहब्बत वोहब्बत कुछ नहीं होता। ये लव सिर्फ कहानी में अच्छा लगता है, असल ज़िंदगी में अगर इंसान को कभी किसी से मोहब्बत हो भी जाए तो इसे कभी हासिल नहीं होती। इंसान पूरी उम्र इसकी चाह में तड़पता रहता है। वो ज़िद की इंतहा पर थी। आंसू बेताब थे। बहने को मगज़ ने खुद पर जब्त किया हुआ था। वो रोकर हरगिज़ खुद को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहती थी। चलती हूँ, वो बोल कर चलेगी, जबकि फास पीछे शिकस्त ज़दा सा हैरत भरी नज़रों से इसकी पुश्त को देख रहा था। सामने खड़े बाज़ सिकंदर को देख इसके कदम साकित हुए थे। वो चेहरों पर चट्टानों से सख्तीली से देख रहा था। महरमा का दिल कांपा। चलो मेरे साथ, वो सर लहजे में बोला। मुझे घर जाना है, वो धीमी आवाज़ में बोली। इसके चेहरे के सरतासा देखकर नजरें झुकाना ही बेहतर समझा था। तुमसे जितना कहा है इतना करो। बाज़िल ने जहराना अंदाज में इसका बाजू दबोचा और गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर अंदर धकेला। महरमा इसका जहराना अंदाज देखकर काफ़ी सहम गई थी। बाज़िल गाड़ी में बैठा। कुछ ही देर में गाड़ी हवाओं से बातें करती अपनी मंजिल की जानिब रवां थी। बाज़िल सख्ती से जबड़े बीचे खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था, जबकि महरमा सर झुकाए दिली दिल में ढेरों दुआएं मांग रही थी। बाज़िल का गुस्सा देख से अपनी जान जाती हुई महसूस हो रही थी। गाड़ी सी घर के सामने रुकी जहां बाज़िल ने इसे अगवा करके लाया था। महरमा का बाजू दबोचे वो घसीटता हुआ कमरे में दाखिल हो रहा, दिक्का देकर जमीन पर फेंका था। महरमा तकलीफ से होंठ बीच की। कौन था वो लड़का? बाज़िल ने सर्द लहजे में पूछा। महरमा को लगा कि वो फारिस के बारे में पूछ रहा है। कौन सा लड़का? वो अनजान बनी, वही जिसके साथ खड़ी हंस कर बातें कर रही थी। वो जोर से दौड़ा। महरमा सैम का दीवार का सहारा लगी थी। फारिस नाम है इसका, और ये वही लड़का है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। इसलिए आप मुझे तलाक। अभी इसकी बात मुंह में थी कि जब यकदम बाज़िल ने इसकी गर्दन दबोच कर जोर से दीवार के साथ लगाया था। गैर मतवक्का इब्तिदा पर महरमा घबरा गई थी। इसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि महरमा को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। आंखों से गर्म स्याल बहने लगा था। अब तुम्हें एक मर्तबा बात समझ में नहीं आती? क्या बोला था मैंने तुम्हें कि इस लड़के को भूल जाओ? तुम सिर्फ बाज़िल सिकंदर की बीवी हो, लेकिन ये शायद तुम्हें अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें तकलीफ देता हूँ। वो गराया। अपनी सुर्ख आंखों इसकी आंसू से भरी आंखों में गाड़ी थी। महरमा रहम भरी नजरों से इसके चेहरे को देख रही, जिसने बेहिसी की इंतहा कर दी थी। इसका चेहरा सुर्ख हो गया था, आंसू बह रहे थे, धीरे धीरे सांस रुक रही थी। अचानक बाज़िल ने इसकी गर्दन आज़ाद की। महरमा ने डाल से ज़मीन पर गिरती जोर जोर से खांसने लगी। बाज़िल सफाक बना सपाट नजरों से इसकी गैर होती हालत को देख रहा था। ज़्यादा दर्द हो रही है? इसने पंजों के बल बैठते हुए नरमी से पूछा, जबकि महरमा ने हैरत से इसके चेहरे की तरफ देखा जहां अब सिर्फ नरमी थी। ये धूप छांव से मिजाज वाला शख्स इसकी समझ से बाहर था। इससे पहले कि महरमा कुछ कहती, बाज़िल ने इसका बाजू खींचकर सीने से लगाया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं तुम्हें तकलीफ देता हूँ, मगर तुम मुझे मजबूर करती हो ऐसा करने पर। बाज़िल ने झुककर प्यार से इसकी पछानी पर होंठ रखी। महरमा तकलीफ से आंखें मीच गई, आंसू अभी बह रहे थे। चलो शाबाश, अपना हुलिया दुरुस्त करो, फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। बाज़िल ने इसका गाल थपथपाया और उठ खड़ा हुआ। महरमा ने चेहरा धोकर हिजाब दुरुस्त किया और इसके पीछे कमरे से बाहर निकल गई थी। महरमा दो कॉफ़ी के मग पकड़े ऊपर छत पर आई तो अरमान चेयर पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। भाई, मुझे आपसे बात करनी है। महरमा ने एक कफो कफ कॉफ़ी का मग से पकड़ाया और कुर्सी पर बैठ गई। बोलो, हया का रिश्ता हो रहा है? महरमा ने बोलकर उसके चेहरे के तासुरात जांचे थे। इसकी बात पर अरमान की कीबोर्ड पर चलती उंगलियां साकत हुई थी, मगर अगले ही लम्हे वो खुद को लापरवाह जाहिर करने लगा था। कौन है हया? वो अनजान बना। मेरी दोस्त हया, जो आपको पसंद करती है। महरमा ने बोलकर मुस्कुराहट दबाई। इसकी तवक्को के एन मुताबिक अरमान चुका। क्या मतलब? वो मुझे पसंद करती है? वो शौक से बोला। जी, वो आपको पसंद करती है, और मैं जानती हूँ आप भी इसे पसंद करते हैं। महरमा की बात पर वो खजल सा हुआ। तुम्हें कैसे पता चला? आपकी बहन हो, वो फखरी अंदाज में बोली तो अरमान हंस पड़ा। तो ठीक है, फिर भैया मम्मा पापा से बात करें, कल हम लोग आपका रिश्ता लेकर हया के घर जाएंगे। ये ना हो कि हमें देर हो जाए और मेरी भाभी किसी और की दुल्हन बनकर कनाडा चली जाए। महरमा मुस्कुराकर बोली और कॉफ़ी का घूंट भरा। जो होकर मेरी बहन। अरमान ने मोहब्बत से इसके गाल खींचे। इसकी हरकत पर हया फकत इसे घूर कर रहेगी। भाई, क्या आपको मुझ पर यकीन है? वो एकदम संजीदा हुई। महरमा की गैर मुतवक्को बात पर वो हैरान हुआ। मुझे मेरी बहन पर खुद से ज़्यादा यकीन है। मजबूत और मोहब्बत भरा लहजा। महरमा दिल फरेब सा मुस्कुराई। थैंक यू भैया, आप बहुत अच्छे हैं। बेसख्त आंखें नम हुई। महरमा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? इसकी आंखों में नमी देखकर वो फिक्रमंद हुआ। नहीं भाई, सब ठीक है।
महरमा ने इसे मुतमिन किया। महरमा का कोई प्रॉब्लम हो तो अपने भाई से ज़रूर शेयर करना। अच्छा भाई, आप सब कुछ छोड़े, चले माँ बाप से बात करते हैं। महरमा ने इसका बाजू खींचा, दोनों खिलखिलाते हुए नीचे की तरफ भागे थे। आज अयाज साहब और कुलसूम बेगम हया के घर अरमान का रिश्ता लेकर गए थे, जो हया के वालिदैन ने फ़ौरन कबूल कर लिया थे, मगर उन्होंने फ़ार्स के लिए महरमा का रिश्ता मांग लिया था। महरमा बेटा, आप परेशान मत हो, कोई भी फैसला आपकी मर्जी के बगैर नहीं होगा। अयाज साहब ने शौकत भर लहजे में इसके सर पर हाथ रखा था। महरमा की आंखें भीगी, बाबा मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। भीगे लहजे में उनके कदमों में बैठ गई थी। इसने दिल में इरादा कर लिया था कि सबको सच बता देगी। महरमा, बच्चे क्या हुआ? इसे रोता देखकर अयाज साहब परेशान है। बाबा, मैं फ़ार्स से शादी नहीं करना चाहती, मेरा निकाह हो चुका है। माँ मुश्किल लड़खड़ाते लहजे में इसने बात मुकम्मल की थी। बदन पर कपकपी तारी हो गई थी, जबकि वहाँ मौजूद तमाम नफूस पर इसकी बात ने गोया धमाका किया था। सब शर्दे रह गई, ये तुम क्या कह रही हो? कुलसूम बेगम बेयकीनी से बोली। महरमा ने इन्हें सारी बात बताई और फुट फुट कर रो पड़ी। बादल ऐसे कैसे कर सकता है? और महरमा, तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अयाज साहब सदमे की कैफियत में थी। इनकी बेटी ने अकेले इतना कुछ बर्दाश्त किया और इन्हें इल्म ही नहीं हुआ। बाबा, मुझे लगा कि अगर मैं आपको बता दिया तो शायद आप लोग मेरी बात का यकीन ना करें। वो भीगे लहजे में बोली। महरमा, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे बाबा तुम्हें गलत समझेंगे? मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो कभी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे इसके माँ बाप का शर्मिंदगी से सर झुके, मगर हमें इस बात का अफसोस है कि आपने हम पर यकीन नहीं किया। वो मान भरे लहजे में बोलते आखिर में अफसोदा हुए। बाबा, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। इनके घुटनों पर सर टकाए वो माजरत ख्वाह लहजे में बोली तो अयाज साहब कपकपाता हाथ इसके सर पर रखा। महरमा, बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें तुम पर भरोसा है, तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। कितना मान था इसके लहजे में। महरमा बेख्तियार अपने भाई के सीने से लगती फिर से रोने लगी। भाई, मुझे बादल के साथ नहीं रहना, वो बहुत बुरा है, प्लीज़ मुझे इसके साथ नहीं रहना। वो मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। अगर तुम इसके साथ नहीं रहना चाहती तो कोई तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा। अरमान मोहब्बत से बोला तो महरमा भीगी आंखों से मुस्कुराई। अब इसे अफसोस हो रहा था कि इसने हया की बात क्यों नहीं मानी। काश वो पहले ही सबको हकीकत से आगाह कर देती। अरमान, बाजू को फ़ोन करो और इसे फ़ौरन यहाँ बुलाओ। अयाज साहब सख्त लहजे में बोले तो अरमान ने सहलाते बाजू का नंबर डायल किया। इनकी बात पर महरमा का चेहरा फक पड़ा। इसकी आंखों के सामने बादल के गुज़श्ता तमाम रवैये लहराए, न जाने अब क्या होने वाला था। 15 मिनट बाद बादल वहाँ आया। ब्लैक पैंट और ब्लू शर्ट्स, अपने आम से होलिये में चेहरे पर साबे मामूल संजीदगी लिए हुए बहुत खूबरू लग रहा था। अयाज साहब गुस्से से इसकी तरफ बढ़े और एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। महरमा का हाथ बेसाख्ता मुंह पर गया। बादल, मैं तुम्हें अपना बेटा समझा था, मगर तुम्हारी इस घटिया हरकत ने तुम्हें मेरी नज़रों से गिरा दिया। मुझे तुमसे ये हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। लहजा अफसोस को और गुस्से से भरा था। बादल होंठ बीच गया। कुलसूम बेगम खामोश खड़ी थी, जबकि अरमान का दिल चाह रहा था इस घटिया इंसान का मुंह तोड़ दे जिसने इसकी बहन को इतनी तकलीफ पहुंचाई। महरमा को तलाक दो फौरन। अयाज साहब की अगली बात पर से बामुश्किल अपने इश्तिहार पर काबू पाया। वो महरमा को तलाक देने का सोच भी नहीं सकता था। मैं तलाक नहीं दूंगा, वो संजीदा मगर धीमे लहजे में बोला। बाज़, मेरी बहन तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम्हें इससे अभी और इसी वक्त तलाक दो। अरमान गुस्से से दड़ा, सोच लो, अगर मैंने तुम्हारी बहन को तलाक दे दी तो इस माशरे में इसकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी? लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तुम्हारी बहन बेगुनाह होकर भी गुनाहगार बन जाएगी। और वैसे भी महरमा मेरे साथ नहीं रहना चाहती। ये फैसला इसने सिर्फ गुस्से में किया है क्योंकि वो मेरी हरकत की वजह से मुझसे नाराज़ है, वरना इतना तो मैं भी जानता हूँ कि महरमा अभी भी मुझसे मोहब्बत करती है। आखिर में इसका बचपन का मंगेतर था। वो तंजिया बोला। अरमान ने बामुश्किल गुस्सा जब्त किया। चाचू, क्या मैं महरमा से 2 मिनट बात कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ मेरी हरकत ने आपको बहुत शर्मिंदा किया और मैं शर्मिंदा भी हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर पूरे ख़ानदान के सामने महरमा के इनकार ने मुझे गुस्सा दिला दिया था। वो नदामत से बोला। बाज़ सिकंदर और शर्मिंदा वो महज सोच सकी। ठीक है, मगर इसके बाद महरमा जो फैसला करेगी तुम्हें मानना होगा। या सब की बात पर इसने सर को खम दिया। बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं आप बाज़ सिकंदर। महरमा तंजिया लहजे में बोली तो बाज़ धीरे से मुस्कुराए। लगता है आप बहुत अच्छे से जान गई हो मुझे। बाज़ ने मुस्कुराते उसके चेहरे पर आए बाल पीछे की। महरमा नफ़रत से मुंह मोड़ गई। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए बेहतर होगा मुझे तलाक दें। वैसे भी अगर आपकी चहेती बीवी को हमारे रिश्ते के बारे में मालूम हो गया तो यकीनन बहुत बुरा होगा। लहजे में नफ़रत से भरपूर था। माय स्वीट वाइफ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा ताकि तुम अपने इस नामो नेहाद आशिक के पास चली जाओ? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तलाक तो तुम्हें मैं अब कभी नहीं दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए तो तुम्हें पूरी जिंदगी मेरा बनकर रहना होगा। महरमा बाज़ सिकंदर, वो पुरतपिश लहजे में बोला। महरमा का दिल जोर से धड़का। यही तो मोहब्बत तो वो शुरू से चाहती थी, मगर अब इसे बाज़ सिकंदर की मोहब्बत से नफरत थी। मैं नहीं रहूंगी आपके साथ। वो अभी अपनी बात पर डटी रही। बहुत ज़िद्दी हो, मगर भूल जाओ कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा। तुम पर सिर्फ मेरा हक है, सर ता पैर तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा दिल, तुम्हारी रूह, तुम्हारे पूरे वजूद पर सिर्फ बाज़ सिकंदर का हक है। वो शिद्दत भरे लहजे में बोला। इसकी पुरतपिश नज़रों से महरमा को अपना वजूद जलता हुआ महसूस हो रहा था। इसके मायने खेज बातें
मुंह बोलती नजरें महरमा के लिए जान का वबाल बन गई थी। और अगर तुमने इनकार करने की कोशिश की तो तुम्हारा वो आशिक अपनी जान से जाएगा। वो सफाके से बोला। महरमा सांस रोक गई। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे? इसकी बात पर बाजिल तंजिया मुस्कुराए। किसी गैर के लिए इतनी तड़प अच्छी नहीं होती महरमा। बाजिल सिकंदर अपनी बातों से, रवैये से, हर अमल से बाजिल सिकंदर ने वाज़ा कर दिया था कि वो सिर्फ इसकी मलकियत है। आप फार बाजिल ने इसके होंठों पर हाथ रखते हुए इस आवाज़ का गला घोंट दिया। खबरदार, अगर तुमने इसका नाम भी लिया तो अगर तुम चाहती हो कि इस लड़के को कुछ ना कहूँ तो आराम से जाकर रुखसती के लिए हाँ कर दो। बाजिल की बात पर महरमा की आंखों में नमी चमकी। ये शख्स सिर्फ ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाना जानता था। मैं हाँ कर दूंगी, आप इसे कुछ मत कहिएगा। इसने फारस का नाम लेने की गलती नहीं की थी। महरमा की बात पर बाजिल के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। गुड गर्ल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बाजिल ने प्यार से इसका गाल थपथपाया। महरमा आंसू छुपाने के लिए सर झुका गई। पूरे घर को बर्फ की कमकमों से सजाया गया था। दरों दीवार पर फूलों की लड़ियां लटकी हुई थी। पूरा घर गुलाब के मसूरकुन खुशबू से महक रहा था। मेहमान इकट्ठे हो गए थे। अंदर वो कमरे में बैठी तब पथराई नजरों से अपने हाथों पर लगी बाजिल के नाम की मेहंदी देख रही थी। आज अरमान और हया के साथ इसका और बाजिल का दोबारा निकाह होना था और फिर रुखसती। डीप रेड कलर के भारी भरकम लहंगे में खूबसूरती से किया गया मेकअप, सर पर दुपट्टा टकाए वो आसमान से उतरती कोई अप्सरा मालूम हो रही थी। वो अपनी सोचों में गुम जब कुलसूम बेगम के कमरे में दाखिल हुई। माशाल्लाह, मेरी बेटी बहुत खूबसूरत लग रही है, अल्लाह नजरें बस से बचाए। कुलसूम बेगम ने मोहब्बत से बोलते इसकी पेशानी चूमी। बेसाता महरमा की आंखों में नमी उतरी। मामा, क्या आप लोग मेरे फैसले से खुश हैं? महरमा ने आने में इनका चेहरा देखते हुए पूछा। अगर मेरी बेटी खुश तो हम सब भी खुश हैं, और मैं जानती हूँ बाजिल तुम्हें बहुत खुश रखेगा, वो एक अच्छा लड़का है। कुलसूम बेगम ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो महरमा भी मुस्कुराई। फिर कुलसूम बेगम ने इसे लेकर लॉन में आई, जहां लॉन को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। फूलों और बारीक से पर्दों के साथ दरमियान में दीवार हायल की गई थी। एक साइड पर दोनों दुल्हनों को बैठाया गया था, जबकि दूसरी साइड बाजिल और अरमान को। हया, जुल्फ़िकार, आपका निकाह अरमान अयाज के साथ तय पाया कि आपको कबूल है? निकाह ख्वाह ने निकाह शुरू किया था। हया की धड़कनें बेतरतीब हुई थी। कबूल है कपकपाते लबों ने 3 दफ़ा ये अल्फाज अदा किए और अपने तमाम तर हकूक अरमान अयाज के नाम कर दिए थे। अरमान अयाज, आपका निकाह हया जुल्फ़िकार के साथ तय पाया कि आपको कबूल है? फिर निकाह ख्वाह ने अरमान से पूछा था। कबूल से मुस्कुराकर जवाब दिया था। दोनों ने निकाहनामे पर साइन किए थे। फिर महरमा और बाजिल का निकाह पढ़ाया गया। अब दोनों जोड़ियों को स्टेज पर लाया गया था। हया लॉन्ग स्किन मैक्सी में नफासत से किए गए मेकअप में बेहद खूबसूरत लग रही थी, जबकि अरमान और बाजिल ने ब्लू कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। दोनों ही बेहद जाज़िब लग रहे थे। फिर कुछ ही देर में रुखसती का शोर मच गया और दोनों दुल्हनें कुरापा के साए के तले अपने मजाजी खुदा के संग रुखसत हो गई थी। गाड़ी बाजिल के घर के सामने रुकी तो महरमा के चेहरे पर घबराहट के तासर नमूदार हुए। बाजिल इसका हाथ पकड़ता घर की जाने बड़ा। महरमा घबरा रही थी, वो कैसे निम्रा का सामना करेगी। यकीनन जब इसे दोनों के रिश्ते का पता चलेगा तो वो बहुत हर्ट होगी। निम्रा जो बेसब्री से हाल में बैठी बाजिल का इंतजार कर रही थी, इसे दुल्हन के रूम में मौजूद महरमा के साथ आते देखकर साकते रहेगी। बाजिल और महरमा के कदम भी थमे। तीनों खामोशी से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। हाल में मुकम्मल खामोशी थी। बाजिल, ये महरमा यहाँ क्या कर रही है? वो मेरा मतलब है कि दुल्हन के लिबास में। आखिरकार निम्रा ने हाल की खामोशी को तोड़ा था। लहजा लड़खड़ा गया था। मेरा महरमा से निकाह हो चुका है, वो मेरी बीवी है और अब से यहीं रहेगी। बाजिल सपाट लहजे में बोला। महरमा घबराहट के मारे सर झुकाए अपने पसीने से नमा हाथ बुरी तरह मसल रही थी। बाजिल, ये तुम क्या कह रहे हो? लहजे में बेयकीनी थी, आंखों में ढेरों आंसू तैरने लगे थे। बाजिल खामोश था। इसके पास निम्रा के सवाल का कोई जवाब नहीं था। बाजिल, मैं कुछ पूछ रही हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो कहते थे कि आप महरमा से नफरत करते हैं। इसकी इसकी आपकी ज़िंदगी में अब कोई अहमियत नहीं है। एक जस्त में इसका गिरबान दबोचती निम्रा हजानी अंदाज में चलाई। निम्रा, हम कमरे में चलकर बात करते हैं। बाजिल नरम लहजे बॉलर से अपने खसार में लिया, जो बुरी तरह रो रही थी। वो दोनों कमरे में जा चुके थे, जबकि महरमा वहां तना रह गई। वो बेयकीनी से इस कमरे की जानिब देख रही जहां बाजिल और निम्रा गए थे। अपनी बेकदरी पर आंखों में आंसू आ गए थे। क्या इसकी बाजिल की नज़र में यही अहमियत थी? मैडम चले, मैं आपको कमरा दिखाती हूँ। मुलाजमा, जो कि कब से खड़ी तमाशा देख रही थी, इससे महरमा पर तरस आया। मुलाजमा इसे गेस्ट रूम में छोड़कर चली गई थी। महरमा दरवाजे के साथ टेके लगाए रोती हुई नीचे बैठती चली गई थी। आंसू का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। पूरे कमरे में इसकी सिसकियां गूंज रही थी। बाजिल, इसे अभी और इसी वक्त घर से बाहर निकलो। इसका वजूद अपने घर में मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। निम्रा गुस्से से चिल्लाई। निम्रा, रिलैक्स, क्या हो गया है? इतना गुस्सा किस बात पर है तुम्हें? मैं महरमा से मोहब्बत नहीं करता। इससे शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ बदले के लिए की है। निम्रा को कंधों से थामे बाजिल नरम लहजे में बोला और इसे बेड पर बैठाया। लेकिन बाजिल, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरे अलावा कोई और औरत तुम्हारी जिंदगी में आए। लेकिन बाजिल, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे अलावा कोई और औरत तुम्हारी ज़िंदगी में आए। वो बोल कर रो पड़ी। निम्रा, मेरी जान, तो मेरी बीवी और मोहब्बत हो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। महरमा के वजूद की मेरी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है। वो मोहब्बत अमेज़ लहजे में बोला। आप सच कह रहे हो? निम्रा ने भीगे लहजे में पूछा तो बाजिल ने इस बात में सर हिलाते इसे अपने सीने से लगाया। निम्रा फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई।
मेहरमा ने बेदर्दी से आंसू पूछे और अपना सामान में से रामदा लिबास लेकर चेंज करने के लिए बाथरूम में घुस गई। बाज़िल कमरे में दाखिल हो तो मेहरमा कमरे में नहीं थी, अलबत्ता बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी। यकीनन अंदर मेहरमा थी। बाज़िल थके थके अंदाज में बेड पर नींदराज हो गया। ज़हन में कई सोचें घूमने लगी थी। मेहरमा बाहर आई तो बेड पर दराज बाज़िल को देकर टटकी और जल्दी से दुपट्टा सर पर लिया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर बाज़िल जो होश की दुनिया में लौटा, नज़र जैसे ही मेहरमा पर पड़ी तो साकत रह गया। स्याह रंग की शलवार कमीज में सलीके से सर पर दुपट्टा टकाया, मेकअप से पाक चेहरा वह सादगी में गजब ढा रही थी। बाज़िल कई लम्हों से इसके चेहरे से नजरें नहीं हटा पाया, जबकि मेहरमा इसकी लू देती नजरों से नर्वस हो रही थी। इधर आओ, इसने हुक्म सादर किया। मेहरमा होंठ काटती धीरे धीरे कदम उठाती इसके पास है। बाज़िल की नज़र अभी इसके चेहरे पर टिकी थी। निम्रा, मेरी पहली बीवी होने के साथ साथ मेरी मोहब्बत भी है। तुम्हारी वजह से इसे कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाज़िल के सर्द और सपाट आवाज़ पर इसका चेहरा यकदम मुरझा के आंखों में नमी चमकी। और मैं कौन हूँ? बेसाता ज़बान से निकला। इसकी बात पर बाज़िल के चेहरे पर तंज़िया मुस्कुराहट फैली थी। वो बेड से उठता इसके मुकाबले है। तुम भी मेरी बीवी हो, लेकिन निम्रा की जगह कभी नहीं ले सकती। तुम मेरी बीवी हो, लेकिन बाज़िल सिकंदर तुम्हें कभी बीवी की हैसियत नहीं देगा। तुम सिर्फ मेरे निकाह में बदले के लिए हो। वो हकीर लहजे में बोला। आहनत के साथ से मेहरमा का चेहरा सुर्ख हुआ था। इसने बेयकीनी से बाज़िल की तरफ देखा। पलकों में अटके आंसू गालों पर बहने लगे। बदला किस चीज़ का बदला? बाज़िल सिकंदर, आपने एक छोटी सी बात को अपने अना का मसला बना लिया। सिर्फ इनकार किया था मैंने आपसे शादी को। लेकिन वो रोते हुए बोली। इसकी बात पर बाज़िल की जबड़े तने थे। तुम्हारे लिए होगी छोटी सी बात, लेकिन मेरे लिए वो दुनिया की सबसे बड़ी गलती थी। पसंद करता था मैं तुम्हें बचपन से, मगर तुमने मुझे इनकार करके मेरी मोहब्बत को ठुकराया, सिर्फ अपने इस नामो नेहाद आशी के लिए। इसका बाजू दबोचे वो दबे दबे लहजे में लगा रहा है। मेहरमा आंखों में आंसू ली शिकवा करना नजरों से देख रही थी। बस कर दे बाज़िल, बार बार फारिस के नाम पर मुतंस करना करना झूठ बोला था मैंने आपसे, ताकि आप मुझे छोड़ दे। नहीं करती मैं इससे मोहब्बत, सब झूठ था। वो भीगे लहजे में चलाई। दुपट्टा कंधे पे लड़खड़ा गया और बाल बिखर गए। इसकी बात पर बाज़िल को दिल में अनजाना सा सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ। क्या फायदा हुआ झूठ बोलने का? छोड़ा तो मैंने, फिर भी नहीं तुम्हें। वो तंजिया बोला। इसके चेहरे पर आए बाल पीछे किए, जबकि मेहरमा ने नफरत से इसका हाथ झटका। इसकी हरकत पर बाज़िल को गुस्सा है। इसने मेहरमा का वही जोर से हाथ पकड़कर कमर से लगाया और इसे अपनी तरफ खींचा और इसके सीने से टकराती टकराती बची। बीवी हो तुम मेरी, बीवी हो तुम मेरी, मुझे पूरा हक है तुम्हें छूने का। माहिर मेहरमा, बाज़िल सिकंदर वो जताकर बोला। लगता है बाज़िल, आप अपनी कुछ देर पहले की बात भूल गए हैं। आपने कहा था कि मैं आपकी बीवी हूँ, लेकिन आप मुझे कभी बीवी की हैसियत नहीं देंगे। इसकी बात पर तलख लहजे में बोला। इसके अल्फाज बाज़िल को चुभे थे, मगर अफसोस हुआ बाज़िल सिकंदर के अपने अल्फाज थे। लाइट बंद करो, मुझे सोना है। इसे झटके से मेहरमा को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया और लाइट ऑफ करता बेड पर लेट गया। मेहरमा वहीं अंधेरे में खड़ी भीगी नज़रों से इसकी पुश्त को देख रही थी। आंसू तवातर चेहरे को भिगो रहे थे। कभी वो बेहद मोहब्बत से पेश आता तो कभी बेपनाह नफरत का इजहार करता। मेहरमा इसकी मोहब्बत या नफरत में फंस कर रह गई थी, जिससे शायद वो पूरी जिंदगी रिहा नहीं होने वाली थी। बाज़िल सिकंदर, एक दिन जरूर रहेगा जब आप पछताएंगे। वो नम आवाज में बड़बड़ाई और बेड से तकिया उठाकर सोफे पर लेट गई। कमरे में वक्फे वक्फे से इसकी सिसकियों की आवाज़ गूंजी थी, जो बाज़िल खूबी सुन रहा था। इसे लगा जैसे किसी ने इसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मेहरमा के आंसू से तकलीफ में मुब्तला कर रहे थे, मगर हर बार इन आंसू की वजह भी वही बनता था। सुबह इसकी आंख खुली तो बाज़िल कमरे में जो नहीं था। बालों को समेटते और सर पर दुपट्टा लेकर कमरे से बाहर निकली, मगर सामने का मंजर देख कदम थमे। निम्रा बाज़िल के सामने बैठी इसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। जैसे इसकी नज़र पीछे खड़ी मेहरमा पड़ी तो वो होंठों पर मुस्कुराहट रिंग गई। बाज़िल, मैं सोच रही थी क्यों ना आज हम लोग शॉपिंग करने जाएं। वैसे भी इतने दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए। नाश्ते से फारिग होते ही अब वो इसे कोट पहनाते हुए बोल रही थी। हम ठीक है, ऑफिस से वापसी पर चलेंगे। बाज़िल मुस्कुराए इसके पछानी चूमी। थैंक यू। वो खुशी से इसके गले लग गई। मेहरमा ने मुठियां बींची, खुद पर कंट्रोल किया। निम्रा सिर्फ इसे जलाने के लिए हरकतें कर रही थी। बाज़िल जैसे ही जाने के लिए पलटा तो नजर मेहरमा पड़ी, जो इन दोनों को ही देख रही थी। वो एक संजीदा नजर इस पर डालता लंबे लंबे डग भरता वहां से चला गया। बहुत बड़ी गलती की है तुमने बाज़िल की जिंदगी में आकर। मेहरमा अयाज बाज़िल के जाती निम्रा इसके पास है और कटीले लहजे में गोया हुई। मेहरमा अयाज नहीं, मेहरमा बाज़िल सिकंदर। मेहरमा ने लफ्ज़ों पर जोर दिया। इसकी बात पर निम्रा सरता पैर सुलग उठी। फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें बाज़िल की जिंदगी से बाहर निकाल फेंकूंगी, जैसे पहले फेंका था, क्योंकि बाज़िल सिर्फ मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। वो तंज़ी लहजे में बोली और जाने के लिए पलटी। जा मेहरमा के अल्फाज इसके कदम जकड़े। वैसे शायद निम्रा, आप मेरे एहसानात भूल गई हैं। जिस बाज़िल की मोहब्बत पर आप इतना गरूर कर रही हैं, असल में वो आपने मुझसे ही भीख में मांगी थी। मेहरमा की बात पर गुस्से से पलटी और एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। मेहरमा होंठ भींच गई। ज़बान संभाल कर बात करो, भीख नहीं थी, वो इल्तिजा की थी, तुमसे अपनी मोहब्बत मांगी थी। लेकिन तुम तो ठहरी सदा की बेवकूफ़। दोस्त की मोहब्बत में होने वाले शोहर की मोहब्बत को ठुकरा दिया। छी छी, अफसोस। लेकिन हाँ, अब तैयारी कर लो, बहुत जल्द बाज़िल तो खुद तुम्हें दिक्के मार के इस घर से बाहर फेंकेगा।
وہ نفرت و حقارت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولی اور تنفر سے سر جھٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے مہرمہ خود کو پچھتاوے کی آگ میں جلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ کاش وہ اس دن نمرہ کی اصلیت جان لیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مہرمہ کافی کا مگ پکڑے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سورج کو کالے بادلوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اس کی سوچ کا محور بازل اور مہرمہ کے گرد گھوم رہا تھا۔ اچانک گاڑی کے ہارن پر وہ چونکی نیچے دیکھا تو بازل اور نمرہ دونوں نقصد سے تیار شاپنگ پر جانے کو تیار تھے۔ دونوں ہنستے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے نکل گئے، جبکہ مہرمہ کی نظریں ابھی تک گیٹ پر ٹکی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہوگئے سے تکلیف ہو رہی تھی۔ نمرہ اور بازل کو ایک ساتھ خوش باش دیکھ کر آخر وہ برداشت بھی کیسے کرتی۔ بازل سکندر اس کی بچپن کی محبت تھا، جسے اس نے دوست کی محبت میں اس کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ ایک عورت کبھی اپنے پسندیدہ مرد کی زندگی میں اپنے علاوہ کسی اور عورت کو برداشت نہیں کرتی۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ کر آنسو ضبط کیے اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ڈیر شاپنگ کرنے کے بعد وہ دونوں ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بازل نے ویٹر کو اشارہ کیا اور کھانا آرڈر کیا۔ بازل، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کافی کے مگ پر بنے ڈیزائن پہ انگلیاں پھیرتے ہوئے تھوڑا جھجک کر گویا ہوئی، بولو۔ بازل، میں نے بہت کوشش کی کہ میرے اور مہرمہ کے درمیان دوبارہ وہی دوستی جیسا پیارا رشتہ قائم ہو جائے، مگر وہ مجھ سے بہت نفرت کرتی ہے۔ آنکھوں میں مصنوعی آنسو لیے وہ بھرپور اداکاری کر رہی تھی۔ اس کی بات پر بازل کے غصے سے نکوش تنے سختی سے دانت پر دانت جمائے اس نے اپنے غصے پر ضبط کیا۔ آج اب صبح آپ آفس کے لیے نکلے تو وہ مجھے سے بلا وجہ جھگڑنے لگی، کہنے لگی کہ میں نے اس سے تمہیں چھینا ہے، اس نے مجھے تھپڑ بھی مار دیا۔ وہ مصنوعی افسردگی لہجے میں بولی، نمرہ تم موڈ ٹھیک کرو، میں اس سے بات کروں گا۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی تمہیں تھپڑ مارنے کی؟ بازل نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور محبت سے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ لہجے میں مہرمہ کے لیے شدید نفرت تھی۔ نمرہ کے چہرے پر مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ بازل، آپ مہرمہ سے بات مت کیجیے گا، ایسے وہ سمجھے گی کہ میں نے آپ کو اس کے خلاف بھڑکایا، وہ مجھ سے مزید بدگمان ہو جائے گی۔ آپ کی محبت میں سب کچھ برداشت کرنے کو تیار ہوں، چاہے وہ اپنی پرانی سہیلی کی نفرت ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کمال مہارت سے بازل کے دل کو مہرمہ سے بدگمان کر چکی تھی۔ اتنی دیر میں ویٹر کھانا لے کر آئے تھے۔ وہ دونوں متوجہ ہو گئے۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ بازل اور نمرہ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ اچانک موسم کے تیور بدلے، سیاہ بادل آسمان پر پھیل گئے، ننھی ننھی بوندیں ٹپکنے لگی۔ مہرمہ اندر سہمی سی بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ پورے گھر میں موت سا سناٹا تھا۔ اچانک زور سے بجلی کڑکی۔ مہرمہ نے سختی سے منہ پر ہاتھ رکھ اپنی امڑنے والی چینخ کا گلا گھونٹا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ بازل، پلیز جلدی آ جائے گھر۔ بھیگے لہجے میں بازل کو پکارا اور دل میں دعائیں پڑھنے لگی۔ اچانک باہر پورچ میں گاڑی کی آواز آ کر رکی۔ دونوں چھتری کے نیچے دلی سے گھر میں داخل ہوئے۔ نمرہ، تم کمرے میں جاؤ، میں آتا ہوں، وہ محبت امیز لہجے میں بولا تو نمرہ سر ہلا کر اپنے کمرے میں بڑھ گئی۔ بازل کا رخ مہرمہ کے کمرے کا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو مہرمہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ کسی کی موجودگی کے احساس سے مہرمہ نے سر اٹھایا تو بازل کو دیکھ کر فوراً بھاگ اس کے سینے سے لگی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا، وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی۔ بازل کئی لمحے ساکت کھڑا اس کے ہچکولے لیتے وجود کو محسوس کر رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں نمرہ کی باتیں گونجنے لگی۔ اس نے جاہرانہ انداز میں مہرمہ کا بازو دبوچ کر اسے خود سے الگ کیا۔ اچانک ابتدا پر مہرمہ گھبرا گئی۔ اس نے بازل کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں چٹانوں سی سختی تھی اور بے اختیار دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکا۔ تم نے نمرہ کو تھپڑ مارا؟ بازل نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اس کے سوال پر مہرمہ حیران ہوئی۔ بازل، ایسا کچھ نہیں ہے، میں اس کے چہرے کی سختی دیکھ کر مہرمہ کے الفاظ منہ میں دم توڑ گئے۔ تمہاری ہمت کیسے اسے تھپڑ مارنے کی؟ میں نے تمہیں پہلے ہی وارن کیا تھا کہ تمہاری وجہ سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ورنہ میں برداشت نہیں کروں گا، وہ دبے دبے لہجے میں غرایا اور اس کے بازو پر گرفت مزید مضبوط کی۔ بازل کی گراہٹ پر گویا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ آنسوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے نمرہ کو تھپڑ نہیں مارا بلکہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، مہرمہ نے روتے ہوئے اپنی گواہی دی۔ تم ابھی اور اسی وقت نمرہ سے معافی مانگو گی؟ اس کا سرد بے تاثر لہجہ تھا۔ مہرمہ نے سختی سے ہونٹ بھینچے۔ اس کی سسکی رکی۔ کچھ بول رہا ہوں تمہیں، اسے خاموش دیکھ کر وہ تقریباً دھاڑا، جب میری غلطی کوئی نہیں ہے تو میں معافی کیوں مانگوں؟ خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے بامشکل لرزتی آواز میں بولی۔ باہر معذرہ باشیں شروع ہو گئی تھی۔ وقت وقت سے بادل گرج رہے تھے۔ بازل اسے گھسیٹتے ہوئے بالکنی میں لایا، خود بالکنی کا دروازہ لاک کرتا وہاں کمرے سے چلا گیا۔ پیچھے مہرمہ تنہا سہمی سی کھڑی رہ گئی۔ بادل بارش نے اسے پوری طرح بھگو دیا تھا۔ بازل پھڑپھڑاتے ہونٹوں سے اس ستمگر کو پکارا جو اسے وہاں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اچانک زور سے بادل گرجا۔ مہرمہ بامشکل اپنی چیخ روتی دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنسو بارش کے قطروں میں چھپ گئے تھے۔ بالآخر صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ گھٹنوں میں سر چھپا کر بری طرح سسک اٹھی، لیکن اس کی دلسوز سسکیاں سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ نمرہ چینج کر کے باہر نکلی تو بازل بیڈ پر نیند راز موبائل استعمال کر رہا تھا۔ چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدگی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر اس کے ساتھ لیٹ گئی اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ بازل، پتہ نہیں مہرمہ نے رات کا کھانا بھی کھایا ہوگا کہ نہیں،
निम्रा ने मसनूई फिक्र मंदी का इज़हार किया। तुम इसकी फिक्र करना छोड़ दो, खा लिया होगा इसने खाना। लहजे में बेनियाजी थी, गुस्सा था जिसे महसूस करती निम्रा मुस्कुराई। बाज़िल मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। वह सुदा हुई। अगर ऐसी बात है तो मैं कल सुबह ऑफिस जाते हुए तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ दूंगा और वापसी पर लेता आऊँगा। बाज़िल मुस्कुरा कर बोला तो निम्रा भी खुश हो गई। कुछ ही देर में कमरे में इसकी भारी सांसों की आवाज़ गूंजने लगी। बाज़िल ने धीरे से इसका सर उठाकर तकिए पर रखा, घड़ी की तरफ देखा जहाँ 12 बज रहे थे। बारिश अभी जोरों शोर से बरस रही थी। इसने निम्रा के ऊपर कमर दुरुस्त किया और कमरे से बाहर निकलता गेस्ट रूम की तरफ बढ़ा। कमरे में दाखिल होते इसने बालकनी का दरवाजा खोला तो मेहरमा घुटनों में सर छुपाए सिमट कर बैठी हुई थी। बाज़िल नादिम हुआ। उसने आगे बढ़कर इसके वजूद को बाहों में भरा और लाकर सोफे पर लटाया। वो पूरी तरह बारिश में भीगी हुई थी। अचानक मेहरमा की आंख खुली तो खुद को बेड पर देखकर हैरान हुई, मगर नजर जैसे ही नजदीक खड़े बाज़िल पर पड़ी तो खामोशी से सर झुका के उठो और जल्दी से चेंज करो। वो रोबदार लहजे में बोला। मेहरमा खामोशी से अलमारी से अपना लिबास निकालकर बाथरूम में घुस गई। वो चेंज करके बाहर आए तो बाज़िल बेड पर लेटा हुआ था। वो नजर अंदाज करती ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठकर बाल ड्राई करने लगी। बाल खुश्क होने के बाद इसने चुटियां बनाई और कितनी ही देर वहीं बैठी अपने हाथों की लकीरों को तकने लगी जिसमें न जाने क्या क्या लिखा था। क्या आज पूरी रात यहीं बैठ के गुजारनी है? बाज़िल की तंज़ी आवाज़ पर वो होश की दुनिया में लौटी। बिलाखर तवील सांस खारिज करते हुए वो कुर्सी से उठकर सोफे की तरफ बढ़ी और जब बाज़िल की आवाज़ ने इसके कदम जकड़े, बेड पर आकर लेटो। अंदाज खासा हुक्म सादे करने वाला था। मैं सोफे पर सो जाऊंगी, वो आस्ता आवाज़ में मिनमिनाई। जो बामुश्किल बाज़िल ने सुनी थी। तुम्हें जितना कहा इतना करो, ज़्यादा ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब की बार वो गुस्से से बोला तो मेहरमा हिचकिचाते हुए आकर बेड की दूसरी साइड की तरफ करवट लेकर लेट गई। अचानक ही इससे अपनी कमर पर हाथ रेंगता हुआ महसूस हुआ। इससे पहले कि वो कुछ समझती बाज़िल ने झटके से इसे अपनी तरफ खींच कर खसार में लिया। अचानक इफ्तिताह पर बुरी तरह घबरा के इसके कपड़ों से उठती महसूस कलोन की महक जिसे अपने सहरे में जकड़ रही थी। बाज़िल छोड़िए प्लीज़, आवाज़ में लर्जिश थी। खामोशी से सो जाओ, वो नरम लहजे में बोला। इसके बालों में उंगलियां फिरने लगा। मेहरमा भी सुकून महसूस करती धीरे से पलकें मूंदगी। अचानक इसे अपनी पेशानी पर दहकते होंठों का लम्स महसूस हुआ, मगर इसने आंखें नहीं खोली। बाज़िल की आंख खुली तो मेहरमा इसके सीने पर सर रख के सुकून से सो रही थी। सोते हुए वो बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। बाज़िल ने बेसाख्ता उंगली से इसके फूले गालों को चूहा चूहा मेहरमा हल्का सा कसमसाई। वो भी धीरे से मुस्कुराया। अचानक इसके ज़हन के सामने माजी का मंजर लहराया तो इसके चेहरे के तासुरात बदले। बाज़िल ने इसका सर तकिए पर रखा और कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर मेहरमा की आंख खुली। इसने बेड की दूसरी साइड देखा जो खाली थी, फिर बाथरूम की तरफ जहाँ से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। रात के बारे में सोचते ही इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। बालों को जुड़े में मुकीद करके वो पाँव में चप्पल रिश्ती कमरे से बाहर निकली। उसका इरादा नाश्ता बनाने का था। तो आखिर तुमने अपनी घटिया दांव से बाज़िल को फंसा ही लिया। अचानक निम्रा इसके सामने आते हुए नफरत खंदा लहजे में बोली। जब सुबह वो नींद से जागी तो बाज़िल को कमरे में मौजूद ना पाकर इसका दिमाग घूम गया, मगर जब मुलाजमा से मालूम हुआ कि वो मेहरमा के कमरे में है तो इसे मजीद गुस्सा आया। वो मेरे शोहर है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? निम्रा के बरक से वो तहम्मुल से बोली। देखो मेहरमा, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि बाज़िल की जान छोड़ दो। अब वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। इसके दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। वो गुस्से से बोली। मेहरमा खामोशी से इसके लाल भभूका चेहरे को देख रही थी। पहले तुमने फारस को मुझसे छीना और अब तुम बाज़िल को मुझसे छीना चाहती हो। आखिर तुम मुझे सुकून से रहने क्यों नहीं देती? प्लीज़ मेरी जान छोड़ दो प्लीज़, और चली जाओ मेरी और बाज़िल की ज़िंदगी से। हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। वो दबे दबे लहजे में बोली। नहीं जा सकती मैं। वो मुख्तसर बोली। किचन की जानी बड़ी जा निम्रा एक दफ़ा फिर से इसके रास्ते में हायल हुई। वैसे ऐसा कौन सा जादू तुम मर्दों पर करती हो जो कुछ ही लम्हों में वो तुम्हारे दीवाने हो जाती हैं और तुम्हारे पीछे पीछे फिरते हैं? वो अपनी ज़बान से जहर उगल रही थी। मेहरमा का चेहरा सुर्ख हुआ और अगले ही लम्हे इसने एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। अगर मैं खामोश हूँ तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि तुम्हारे मुंह में जो आए तुम वो बोलती जाओ। मैं अपने किरदार के बारे में एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, मेहरमा सख्त लहजे में बोली। आहनत के एहसास से निम्रा का चेहरा सुर्ख हुआ। इससे पहले वो जवाबी कार्रवाई करती पीछे खड़े बाज़िल को देखकर वो चुप रहना ही बेहतर समझा। बाज़िल, देखा तुमने, इसने फिर से मेरे ऊपर हाथ उठाया है, मुझे बदकिरदार कहा। निम्रा रोते हुए इसकी तरफ बड़ी। बाज़िल सख्त नज़रों से मेहरमा को देख रहा था। बाज़िल ये झूठ बोल रही है। अभी इसकी बात मुंह में थी कि जब बाज़िल इसकी बात दरमियान में काटता गुस्से से बोला। मेहरमा कमरे में जाओ। मैंने कुछ नहीं किया बाज़िल, ये निम्रा झूठ बोल रही है। मेहरमा कमरे में जाओ, वो और लफ्ज़ों पर जोर देते हुए बोला। मेहरमा ने इसे शिकवा करना नज़र बाज़िल पर डाली और आंखों में आंसू ली कमरे की तरफ बढ़ गई। इसका नरम रवैया सिर्फ वक्ती था। निम्रा, तुम्हें मेहरमा के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, गलत बात है। इस हिसाब से मेहरमा का रिएक्शन ठीक था, बाज़िल सख्त लहजे में बोला। जबकि इसकी बात पर निम्रा हैरान हुई। इसे उम्मीद नहीं थी कि बाज़िल ने इसकी बात सुनी होगी। बाज़िल, मैं निम्रा जल्दी से चेंज करके मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तरफ छोड़कर आता हूँ, बाज़िल संजीदगी से बोला। तो वो खामोशी से कमरे की तरफ बढ़ी और चेंज करके बाहर आई जहाँ बाज़िल गाड़ी में बैठा इसका मुंतज़िर था। पूरे सफ़र के दौरान इसके दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। एक तवील खामोशी छाई हुई थी। बाज़िल ने निम्रा के घर के सामने गाड़ी रोकी तो वो उदासी से बाहर निकली। बाज़िल कुछ भी बोले बगैर जन से गाड़ी भगा कर ले गया था। निम्रा की वीरान आंखें अभी तक इस रस्ते की तरफ देख रही जहाँ से इसकी गाड़ी गुजरी थी। आंखों में आई नमी को पीछे धकेलते वो अंदर घर की जानी बढ़ गई।
वो ऑफिस में बैठा मुसलसल सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। चेहरे पर अजीब तासुरात थे। इसकी सोचें सिर्फ और सिर्फ मेहरमा के गिर्द गर्दिश कर रही थी। जहन के पर्दों में कुछ 21 अप्रैल का मंजर लड़ा है जिसने इसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। वो मेहरमा के कमरे में से मिलने आया था। जब अंदर से आती है आवाज़ पर इसके कदम साकित हुए थे। मेहरमा प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे मेरी मोहब्बत दे दो वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। ये आवाज़ निम्रा की थी। बादल वहीं खड़ा रहा। मकसद बात की तह तक पहुंचना था। निम्रा, मैं ऐसी नहीं कर सकती। तुम जो मांग रही हो वो मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकती। बादल मेरी बचपन की मोहब्बत और मेरे होने वाले शौहर है। अब की बार मेहरमा की आवाज़ आई, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी तो बादल से मोहब्बत करती हूँ। प्लीज़ मुझे मेरी मोहब्बत मुझे दे दो, प्लीज़ मुझे बादल दे दो। वो इसे बोल रही थी जैसे बादल कोई चीज़ हो और निम्रा से खरीदने की ख्वाहिशमंद हो। इसकी बात पर बादल के नकुश थे गुस्से से तने। वो अब भी अंदर जाकर निम्रा का दिमाग ठिकाने लगाना चाहता था, मगर लाशों तौर पर इसका मेहरमा के जवाब का इंतज़ार था। मैं ये नहीं कर सकती निम्रा, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। मेहरमा ने रसानी से इनकार किया और रुख मोड़ गई। बादल के पूरे वजूद में सुकून की लहर सरात कर गई। मेहरमा, अगर तुमने अभी रिसीव कर निकाह से इनकार नहीं किया तो मैं अपनी जान ले लूंगी और मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। अचानक निम्रा ने अपने दुपट्टे में छुपाई छुरी बाहर निकाली, अपनी कलाई पर रख दी। इसकी हरकत पर मेहरमा शॉक्ड हुई। निम्रा, ये तुम क्या कर रही हो, प्लीज़ से छुरी हटाओ। वो खौफजदा आवाज़ में बोली। मेहरमा, तुम निकाह से इनकार करोगी? लहजे में वाज़ा वार्निंग थी। मैं नहीं। अभी इसकी बात मुंह में थी जब निम्रा ने छुरी पर दबाव बढ़ाया तो खून की नन्ही नन्ही बूंदें टपकी थीं। इससे पहले कि बाज़ तैश के आलम में दरवाज़ा खोलता कमरे में दाखिल होता, मेहरमा की आवाज़ पर वो साकत रह गया था। निम्रा, तुम जो बोलोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। तुम प्लीज़ ही छुरी हटाओ, प्लीज़। इसकी बात पर निम्रा फातिना अंदाज में मुस्कुराई और छुरी फेंककर जोर से मेहरमा को गले से लगा लिया था। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी दोस्त, निम्रा खुशी से चाहते हुए बोली। जबकि मेहरमा गोया पत्थर का मुजस्मा बन गई थी। बादल ने सख्ती से जबड़े बींचे और लंबे लंबे डग पड़ता वहां से निकल गया था, अपनी बचपन की मोहब्बत को छोड़ते हुए। वो हाल में लौटा, मोबाइल में मौजूद मेहरमा की तस्वीर पर नजरें जमा दी। मेहरमा, तुम बहुत मासूम हो। मासूम नहीं, शायद बेवकूफ़। जिस चीज़ का फ़ायदा निम्रा ने उठाया दोनों की गलती है तो सज़ा भी दोनों को ही मिलेगी। इसकी तस्वीर पर नजर जमाए बादल ने खुद कलामी की और तवील सांस खर्च करते हुए सिगरेट होंठों में दबाया था। मेहरमा कमरे में दाखिल हुई तो बेड पर ऊंधे मुंह गिरते बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। बादल के रात वाले रवैये ने दिल में जो थोड़ी बहुत खुशफहमी डाली थी आज वो सारी ख़त्म हो गई थी। बादल, प्लीज़ मुझे माफ़ करते, मैं जानती हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे आप पर आपकी मोहब्बत पर भरोसा करना चाहिए था। वो रोते हुए बोल रही थी, मैं आपको ज़रूर मना लूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ अब आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। ये ख्याल आती ही वो मुस्कुराई और आंसू साफ किए थे। बादल गेस्ट रूम में दाखिल हुआ तो वो पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूबा था। वो हैरान हुआ कि अचानक पूरे कमरे में रोशनी फैल गई है। बादल हैरतज़दा सा कमरे को देख रहा था जो सफ़ेद और लाल रंग के गुब्बार सजाया गया था। कमरे में एक छोटा सा टेबल था जिसके ऊपर चॉकलेट केक रखा हुआ था। वो धीरे धीरे कदम उठाता टेबल तक आया। केक के ऊपर बड़ा सा हैप्पी बर्थडे बादल सिकंदर लिखा हुआ था। बेख्तियार होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी जिसे इसने फौरन छुपाया था। बादल, माफ़ कर दें प्लीज़। मेहरमा की आवाज़ पर वो पलटा तो अब पहले से बड़ा झटका लगा था। वो लाल रंग की साड़ी में मलबूस, बालों को खुला छोड़ा हुआ था। हल्के से मेकअप में वो बहुत बेहद खूबसूरत लग रही थी। ये सब क्या है, इसने सर्द लहजे में पूछा। हैप्पी बर्थडे बादल, वो धीरे से बोली। चलती हुई उसके पास आई जो गहरी नज़रों से इसका जायजा ले रहा था। मैं जानती हूँ मुझसे नाराज़ हो सकते हैं, मुझ पर गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन मुझसे कभी नफरत नहीं कर सकते। बादल, प्लीज़ माफ़ कर दे मुझे। वो कान पकड़ते हुए बोली। अचानक बादल इसके बाजू पकड़कर कमर से लगाया और इसे अपनी तरफ खींचा था। मेहरमा सांस रोकी। इसके वजूद से उड़ती कलोन की महसूस खुशबू हवासों पर छाने लगी। मेहरमा, बादल सिकंदर, ना मैं तुमसे नाराज़ हूँ ना तुमसे गुस्सा, बल्कि मुझे तुमसे सख्त नफरत है जिसने कितनी इंसानी से मेरी मोहब्बत को किसी और की झोली में डाल दिया। वो गंभीर सद लहजे में बोला। दोनों एक दूसरे के बेहद नज़दीक खड़े एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। इसकी बात पर मेहरमा की आंखों में नमी चमकी। प्लीज़ से सिर्फ एक मौका दे दे मुझे, प्लीज़, मैं अपनी तमाम गलतियों का ज़ाला कर लूँगी। मेहरमा ने दूसरा बाजू उसके गर्दन के गिर्द हायल करते हुए भीगे लहजे में मिन्नत की। तुम्हारी गलती बहुत बड़ी है जिसकी सज़ा भी तुम्हें बहुत बड़ी मिलेगी, बहुत बहुत बड़ी। वो अभी सर्द लहजे में बोला और बाजू छोड़कर इसके गिर्द मजबूत खिसार हायल किया था। मेहरमा बेख्तियार आंखें बंद करके दोनों एक दूसरे की बेतरतीब होती धड़कनों का शोर वाज़ा महसूस कर सकते थे। अचानक कमरे की मायने खेज खामोशी को फ़ोन की रिंगटोन ने तोड़ा था। बादल ने इसे खुद से जुदा किया। कॉल उठाकर फ़ोन कान से लगाया। क्या हुआ निम्रा को? आगे तरफ से बात सुनकर वो यकदम फिक्रमंदी से बोला। निम्रा के नाम पर मेहरमा की आंखों में आंसू आ गए थे जिन्हें इसने बरवकत छुपा लिया था। ठीक है, मैं आता हूँ, बादल ने बोलकर कॉल काटी और फ़ोन पॉकेट में रखता दरवाजे की तरफ बढ़ा जबकि मेहरमा इसका हाथ थामा था। बादल, मत जाए, मेरी गलती की, मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दें प्लीज़। वो इल्तिजा लहजे में बोली। आवाज़ भीग गई थी। बादल को तकलीफ हुई मगर इसने भी तो बादल के साथ बहुत गलत किया था। मेहरमा, तुम्हें तकलीफ होती है जब मैं निम्रा के साथ होता हूँ तो इससे मोहब्बत से बात करता हूँ तो सोचो क्या मुझे तकलीफ नहीं हुई थी जब तुमने मुझे खुद निम्रा के हवाले किया था। वो अपनी बात से इसे साकत छोड़ता हुआ वहां से चला गया था जबकि मेहरमा कमरे में तनहा खड़ी अपने खाली हाथों को देख रही थी जिसमें कुछ देर पहले से दुश्मन जान का हाथ था। इसलिए बादल
اس لیے بازل اس لیے میں آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر آپ نے مجھے زبردستی اپنی زندگی میں شامل کیا، صرف مجھے تکلیف دینے کے لیے، مجھے میری غلطی کا ساتھ دلانے کے لیے۔ وہ زید بھرے لہجے میں بولی اور زمین پر بیٹھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ آنسو تو شاید زندگی بھر کے ساتھی بن گئے تھے۔ بازل نمرہ کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر صحیح سلامت لیٹی ہوئی تھی۔ آنٹی تو کہہ رہی تھی کہ تم سیڑھیوں سے گری تھی، وہ شوق سے بولا۔ وہ بہانہ تھا صرف آپ کو اپنے پاس بلانے کے لیے۔ وہ مسکرا کر بولی، بیڈ سے اٹھ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ بازل کو یکدم اس پر ڈھیروں غصہ آیا تھا۔ تم نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے کیا؟ وہ غصے سے دھڑا اور اسے بازو سے دبوچ کر خود سے الگ کیا تھا۔ اس کی دھاڑ پر نمرہ سہم گئی۔ بازل، میں شرمندہ ہوں اپنی غلطی پر، پلیز۔ وہ بھی بول رہی تھی جب بازل نے اس کی بات درمیان میں کاٹی۔ تم دونوں نے مجھے کوئی کھلونا سمجھا ہوا ہے، جس کا جو دل چاہا میرے ساتھ وہ کرے۔ وہ زور سے گرایا جبکہ نمرہ ہراساں سی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلی مرتبہ بازل کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ پہلے تم نے مہرماں کو بلیک میل کر کے مجھ سے شادی کی اور اب تم اپنی گھٹیا چالوں سے مجھے مہرماں سے بدگمان کرنا چاہتی ہو۔ وہ تیش کے عالم میں بولا۔ آج وہ نمرہ کا کھیل تمام کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ مزید اس کی وجہ سے مہرماں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، جبکہ اس کی بات پر نمرہ کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ بازل، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، میں جانتی ہوں ضرور اس مہرماں نے آپ کو میرے خلاف کیا ہوگا، وہ بول رہی تھی جبکہ بازل کا ہاتھ اٹھا۔ جسٹ شٹ اپ! خبردار، اگر تم نے ایک لفظ مزید مہرماں کے بارے میں بولا تو جان سے مار دوں گا تمہیں۔ بازل نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی اور کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ نمرہ شوق کی کیفیت میں گال پر ہاتھ رکھ کے ساکت نظروں سے اسے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے بازل گیا تھا۔ محبت اور نفرت کا اصل کھیل تو اب شروع ہوا تھا۔ مہرماں نے ایک طویل سانس ہوا کے ثبوت کی اور ساڑی سنبھالتی ہوئی جب ملازمہ دروازہ پہ دستک دے کر کمرے میں داخل ہوئی تو اور اسے ارمان کی آمد کی اطلاع دی۔ آپ جائیں، میں آتی ہوں۔ مہرماں کی بات پر ملازمہ واپس چلی گئی۔ وہ جلدی سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گئی اور 5 منٹ میں چینج کر کے نیچے آئی جہاں ارمان اور حیا اس سے ملنے آئے تھے۔ السلام علیکم! مہرماں نے اونچی آواز میں سلام کیا۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر بے ساختہ آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے تھے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو مہرماں؟ ارمان نے محبت سے بھرے لہجے میں پوچھا۔ مہرماں بے اختیار اپنے بھائی کے سینے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مہرماں، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اسے روتے دیکھ کر ارمان حیا دونوں پریشان ہوئے تھے۔ بھائی، مجھے آپ لوگوں کی بہت یاد آ رہی تھی، وہ روتے ہوئے بولی تو ارمان اور حیا مسکرائے۔ تمہیں ہماری یاد آ رہی تھی اور دیکھو ہم تم سے ملنے آ گئے۔ حیا نے مسکرا کر بولی۔ مہرماں، بازل کدھر نظر نہیں آ رہا؟ ارمان نے پوچھا تو مہرماں کی نظروں کے سامنے کچھ دیر پہلے کا منظر لہرایا۔ بھائی، وہ کسی ضروری کام سے باہر گئے ہیں، اس نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ مہرماں، نمرہ اور بازل کا تمہارے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ ارمان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو مہرماں کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرایا۔ بھائی، وہ دونوں بہت اچھے ہیں، وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی تو ارمان نے فقط سر ہلایا۔ مسٹر ارمان، بہتر ہوگا اپنی بہن کو خود یہاں سے لے جائیں ورنہ میں اسے دھکے مار کر یہاں سے نکال لوں گی۔ اچانک نمرہ حال میں داخل ہوتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں بولی۔ نمرہ، یہ تم کس طرح مہرماں سے بات کر رہی ہو؟ جتنا اس گھر پر تمہارا حق ہے اتنا ہی مہرماں کا ہے۔ ارمان سخت لہجے میں بولا۔ دیکھو ارمان، پہلی بات یہ کہ بازل کو تمہاری اس بہن میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ صرف مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے مہرماں سے شادی صرف اور صرف بدلے کے لیے کی تھی، ویسے بھی وہ کچھ ہی دیر میں اسے طلاق دینے والا ہے۔ نمرہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ اس کی بات پر مہرماں ساکت رہ گئی۔ کیا بازل اس سے نفرت کرتا تھا اور وہ اسے طلاق دینے والا ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ارمان غصے سے بولا۔ یہ بالکل سچ ہے، اگر میری بات پر یقین نہیں تو اپنی بہن سے پوچھ لو، آخر بیچاری اتنے دنوں سے بازل کی نفرت برداشت کرتے کرتے تھک ہی گئی ہوگی۔ نمرہ مہرماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ مہرماں، کیا جو نمرہ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ ارمان کی بات پر مہرماں آنکھوں میں آنسو لیے سر جھکا کے جبکہ ارمان نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ مہرماں، اپنا سامان پیک کرو، تم ابھی اور اسی وقت ہمارے ساتھ گھر جا رہی ہو۔ وہ سخت لہجے میں بولا۔ بھائی، میں نہیں جانا چاہتی پلیز، وہ التجائی لہجے میں بولی۔ مہرماں، میں نے کہا سامان پیک کرو۔ ارمان نے سر لہجے میں اپنی بات دہرائی تو مہرماں آنسو صاف کرتی اپنے کمرے کی طرف گئی۔ نمرہ فاتحانہ انداز میں مسکرائی۔ اس کا پلان کامیاب ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مہرماں ڈوبتے دل کے ساتھ ارمان اور حیا کے ساتھ چلی گئی تھی۔ چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا تھا۔ بازل تیش کے عالم میں پچھلے 2 گھنٹے سے بلا وجہ سڑک پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ آخر تھک کر اس نے گاڑی روک دی۔ بازل کو نمرہ سے محبت نہیں تھی، اس نے صرف مہرماں کو سزا دینے کے لیے نمرہ سے شادی کی تھی، مگر جب وہ اسے تکلیف میں دیکھتا اسے خود تکلیف ہوتی تھی۔ شاید محبت میں ایسا ہی ہوتا ہے، انسان محبوب کو تکلیف پہنچا کر خود بھی وہی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ لیکن اب بازل فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مہرماں کو مزید تکلیف نہیں دے گا، وہ صرف اس کی محبت کی حقدار ہے۔ نمرہ کو اپنی زندگی سے نکال کر مہرماں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے گا، یہ سوچتی اس کی خوبصورت ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کی جانب بڑھ گیا۔ بازل گھر میں داخل ہوا تو نمرہ ہال میں صوفے پر بیٹھی پوری دلچسپی کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ بازل، آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ نمرہ نے ٹی وی بند کرتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ بازل اس کی بات نظر انداز کرتا مہرماں کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔
महरमा यहाँ नहीं है। निम्रा की आवाज़ पर इसके कदम साकत हुए थे। क्या मतलब? बाजिल की पेशानी पर सलवटी उभरी। दिल नाखुशगवार अंदाज में धड़का था। मतलब कि वो आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने भाई के साथ जा चुकी है। और हाँ, वो कह वो रही थी कि तलाक के कागजात भिजवा दीजिएगा बाजिल सिकंदर, वरना वो आप पर केस करेगी। निम्रा चलती हुई इसके पास हुई, इसके गर्दन के गिर्द बाजू हल करते हुए शातराना लहजे में बोली, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मैं अच्छे से जानता हूँ महरमा ऐसा कभी कुछ कह ही नहीं सकती। बादल ने गुस्से से इसके बाजू चढ़ के, जबकि इसकी बात पर निम्रा सरता पैर सुलग उठी थी। बादल, आपको समझ क्यों नहीं आती? महरमा आपसे मोहब्बत नहीं करती, सिर्फ मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। महरमा एक नंबर की चालाकबाज लड़की है। पहले इसने आपको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया, फिर फारस को। निम्रा इसका गिरेबान दबोचे गुस्से से बोले, जस्ट शट अप। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करना। तुम एक नंबर की ड्रामेबाज और झूठी लड़की है। वो नफस से बोला और इसे खुद से दूर करता लंबे लंबे ढक बढ़ता वहां से निकल गया। निम्रा गुस्से से दांत पीस से वो पूरे सफर के दौरान खामोश रही, जबान से एक लफ्ज भी नहीं निकला था। घर पहुंचते ही वो अयाज साहब और कुलसूम बेगम से मिलकर कमरे में बंद हो गई थी। किसी ने भी इन्हें हकीकत से आगाह नहीं किया था। महरमा ने बस इतना कहा था कि कुछ दिन इनके पास रहना चाहती है। रात के 9 बज रहे थे। वो जुड़ी हालत में बिस्तर पर लेटी हुई थी। कमरे में घुप अंधेरा छाया हुआ था। रो रो कर आंखें खुश्क हो गई थी, मगर दिल का गुबार कम नहीं हुआ था। इसे लगा था कि जब बाजिल को इसकी गैर मौजूदगी का पता चलेगा तो शायद वो इससे मिलने आई या इसे कॉल करेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। शायद वो खुश था कि इससे जान छोड़ गई। अचानक कुलसूम बेगम दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुई और लाइट ऑन की। मम्मा, लाइट बंद कर दें प्लीज। महरमा ताहट बड़े लहजे में बोली। महरमा, क्या हुआ है तुम्हें? जब से तुम आई हो इतनी चुप चुप सी हो, सब ठीक तो है? कुलसूम बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं मम्मा, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। महरमा इन्हें फिक्रमंद देखकर जबरदस्ती मुस्कुराई। अच्छा, ऐसी बात है तो चलो नीचे हमारे साथ आकर चाय पियो, उठो। शाबाश है, वो प्यार से बोली तो मजबूरन महरमा मुंह धोकर इनके साथ बाहर लॉन में आई, जहां सब कुर्सियों पर बैठे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। महरमा ने सलाम किया और याद साहब के साथ कुर्सी खींच कर बैठ गई। सबने सर हिलाकर सलाम का जवाब दिया। महरमा, बेटा क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हो? याद साहब ने पूछा। नहीं बाबा, बस सर में थोड़ा सा दर्द था, इसलिए आराम कर रही थी कमरे में, महरमा ने जवाब दिया। जबकि अरमान और हया असल वजह जानते थे। इन्हें बहुत गुस्सा आया था बाजिल पर, जिसकी वजह से महरमा का ये हाल हो गया था। दुआ मांगकर इसने हाथ चेहरे पर फेरे और खड़े होकर जानमाज तय करके अलमारी में रखा था। अचानक किसी ने पीछे से इसके गिर्द मजबूत खसार कायम किया। अचानक किरदार पर महरमा को गोया उछल पड़ी। हलक से बेसाख्ता चीख निकली जो बाजिल के भारी हाथ के नीचे दब गई थी। खामोश मैं हूँ। बाजिल ने इसके कान के नजदीक गंभीर लहजे में सरगोशी की। इसकी आवाज़ पर महरमा की रगो जामे सुकून की लहर दौड़ गई। क्यों आए हैं आप? वो स्पार लहजे में बोली। मुश्किल खुद को रोने से बाज रखा था। अपनी रूठी बीवी को मनाने आया हूँ जो अपने इकलौते शौहर से नाराज होकर मेके आकर बैठ गई है। वो मासूमियत से बोला। महरमा इसकी धकती सांसें अपनी गर्दन पर बाखूबी महसूस कर रही थी, जैसे इसे अपना आप जलता हुआ महसूस हो रहा था। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। ना चाहते हुए भी आवाज़ भीगी, लेकिन मुझे तो करनी है। जवाबन वो मोहब्बत से बोला और इसका रुख अपनी तरफ किया। महरमा इसकी बात नज़रअंदाज की और खामोशी से नजरें झुका के सॉरी। बादल ने इसकी भीगी आंखों में झांकते हुए कान पकड़े। आप मुझे तलाक देने वाले थे? इसने शिकवा किया। मैंने कब कहा? वो तजस्सुस से बोला। निम्रा ने खुद भाई के सामने कहा था कि आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते और मुझे तलाक देना चाहते हैं। वो नरोठेपन से बोली। और तुमने इसकी बातों का यकीन कर लिया? जाने बाजिल, तुमने सोच भी कैसे ली कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा? मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें कभी खुद से जुदा नहीं करूंगा, वो जुनूनी अंदाज में बोला। महरमा के वजूद में सुकून भरी लहर दौड़ उठी, लेकिन चेहरे से जाहिर नहीं किया। हूँ, अच्छे से जानती हूँ मैं कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं, इसलिए निम्रा के लिए मुझे छोड़कर चले गए थे। महरमा ने पिछले वाक़े का हवाला दिया। बादल ने मुस्कुराहट दबाई। वैसे तुम इसे साड़ी में बहुत हसीन लग रही थी। बादल मायने के जैसे बोला। महरमा जम की। बादल ने इसका हिजाब खोला और बालों को पौनी से आज़ाद किया। स्याह बाल किसी आबशार की मानिंद पुश्त पर फैल गए थे। आप वापस जाएं, अगर मामा बाबा ने देख लिया तो क्या सोचेंगी? महरमा अपनी खफा मिटाते हुए बोली। फिक्र मत करो, जाने बादल ससुर जी और सासू माँ से इजाज़त लेकर ही अपनी बीवी के पास आया हूँ। बादल शौकी से बोला और इसे बाजू से पकड़कर अपने मजबूत खसार में ली। इसकी इतनी सी कुर्बत पर महरमा का चेहरा लाल अन्नार हो गया था। प्लीज़ बाजिल, प्लीज़ जाएं यहाँ से। वो मिनमिनाई उसके खिसा से निकलना चाहा, जबकि बाजिल ने इसे बाहों में उठाया था। अब तो नामुमकिन है कि मैं वापस जाऊंगा। बाजिल की बात पर महरमा ने से गोरा मैं देखती हूँ, आप कैसे नहीं वापस जाते? बाजिल ने फलक शगाफ कहका लगाया। बाजिल, वादा करें कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे? महरमा किसी खदशे के तहत बोली। वादा कभी नहीं छोड़ूंगा। बाजिल ने मोहब्बत से इसकी परेशानी चूमी तो वो इसके सीने में चेहरा छुपा गई। निम्रा परेशानी के आलम में कमरे में ठहर रही थी जब से बाजिल घर से गया था। इससे टेंशन लगी हुई थी कि कहीं वो महरमा के पास ना चला जाए, मगर वो नहीं जानती थी कि इसका ख्याल सच हो गया था। निम्रा ने फ़ोन पर किसी का नंबर डायल किया और फ़ोन कान से लगाया था। मुझे तुमसे एक काम है। दूसरी जानिब मजूर नफूस से बोले मैडम। दूसरी तरफ से किसी मर्द की आवाज़ आई। एक लड़की की तस्वीर भेज रही हूँ, उसे किडनैप करना है, आगे क्या करना है तुम अच्छे से जानते हो। इसकी बात पर दूसरी जानिब मजूर नफूस ने जोरदार कहकर लगाया। ठीक है मैडम जी। निम्रा ने कॉल काटी और महरमा की तस्वीर इस आदमी को भेजी थी। महरमा, अब तुम कैसे बचोगी? वो मकरू लहजे में बोली और खिलकर मुस्कुराई।
सुबह मेहरमा की आंख खुली तो वो खुद को बाजल की खिजा में मौजूद पाकर बेसाख्ता होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने हाथा किया था। धीरे से खुद को बाजल के खिसार से निकाला और मोहब्बत भरी नजरों से इसके चेहरे को देने लगी थी, जो सोते हुए बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। बेसाख्ता इसने हाथ बढ़ाकर इसकी पेशानी पर बिखरे बाल दुरुस्त किए और वहां पर बोसा दिया था। इसकी कुर्बत के लम्हात को सोचते ही चेहरा लहू छलकने लगा था। अचानक बादल ने कसमसा कर करवट बदली तो मेहरमा इसके जाग जाने के एहसास से जल्दी से उठती कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई थी। वो फ्रेश होकर निकली तो बादल को अभी नींद में देखकर शुक्र का सांस ली, क्योंकि फिलहाल वो इसका सामना नहीं करना चाहती थी। मेहरमा बादल क्या कह रहा था? वो कमरे से बाहर निकली। जब राहदारी में गुजरा था अरमान से देखकर रुका। भाई, निम्रा ने हमसे झूठ बोला था ताकि मैं बादल की जिंदगी से चली जाऊं। बादल ने मुझे खुद बताया है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। मेहरमा ने जवाब दिया। क्या तुम निम्रा के साथ एक घर में रह पाओगी? अरमान ने सवाल किया। भाई आप फिक्र मत करें, अगर बादल की मोहब्बत मेरे साथ है तो मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। वो मुस्कुरा कर बोली तो उसे हमेशा खुश रहने की दुआ देते शफकत से सर पर हाथ फेरा था। मैं निम्रा को तलाक दे दूंगा, बादल स्पार लहजे में बोला और गाड़ी स्टार्ट की। मेहरमा ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था और देती भी क्या। बादल अगर अपनी मर्जी से निम्रा को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता था तो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी से निकाल भी सकता था। वो अभी थोड़ी देर दूर ही आए थे कि एक गाड़ी ने इनका रास्ता रोका। बीच में से दो आदमी चेहरा ढांपे हाथ में गन्स पकड़े बाहर निकले। बादल, ये लोग कौन है? मेहरमा ने सहम कर पूछा। इसका बाजू मजबूती से थामा था। मेहरमा रिलैक्स, कुछ नहीं होता, मैं देखता हूँ। बादल तसल्ली में इस लहजे में बोला। गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। मेहरमा भी जल्दी से बाहर निकली। कौन हो तुम लोग? हमारा रास्ता क्यों रोका है? बादल ने सर्द लहजे में पूछा। इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। इनमें से एक आदमी पीछे खड़ी मेहरमा की तरफ इशारा करते हुए बोला। इसकी बात पर बादल के नकुश तन्ने थे। जबान संभाल कर बात करो, बीवी हो मेरी। वो गुस्से से दौड़ा था। मेहरमा ने सहम कर इसका बाजू पकड़ा था। इस आदमी ने बाजू पर गन तानी तो उसने एक जोरदार मुक्का आदमी के मुंह पर मारा और गन छीन कर नीचे फेंकी थी। दोनों बुरी तरह एक दूसरे को पीट रहे थे। बादल, मेहरमा की चीख पर बादल ने पलट कर देखा तो दूसरे आदमी ने इसे काबू किया हुआ था। बादल गुस्से से इस आदमी को छोड़ता दूसरे की तरफ बढ़ा, जबकि पीछे से अचानक किसी ने इसके सर पर वार किया। छोड़ो मुझे बादल, मुझे बचाएं बादल प्लीज। बादल लड़खड़ाकर जमीन पर गिरा, जबकि वो दोनों आदमी मेहरमा को घसीटते और गाड़ी में डालते वहां से चले गए थे। बादल वहीं होशो खीर से बेगाना हो गया था। इसने कराकर आंख खोली तो खुद को अपने कमरे में मौजूद पाया। कुछ देर पहले का मंजर जैसे ही नजरों के सामने घुमा तो वो तेजी से उठा और जब सर में उठती शदीद दर्द की टीसों ने इसे दोबारा लेटने में मजबूर कर दिया था। बादल आराम से निम्रा जो अभी कमरे में दाखिल हुई थी बादल को बेड से उठता देखकर फिक्रमंदी से बोली। मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा? बादल ने सर पर हाथ रखते हुए पूछा। जहाँ पट्टी बंधी हुई थी कुछ लोगों को आप सड़क पर बेहोश मिले थे, वो आपको घर लेकर आ गए। निम्रा ने बताया। मेहरमा किधर है? वो एकदम परेशानी से बोला। इन लोगों ने बताया कि मेहरमा आपके साथ नहीं थी। निम्रा ने जवाब दिया, जबकि दिल में वो बहुत खुश थी कि आखिरकार वो जीत की इसने मेहरमा को बादल से दूर कर दिया था। मेहरमा किधर है? मैं अच्छे से जानता हूँ इस सबके पीछे तुम्हारा हाथ है। बादल बेड से खड़ा होता सदलजे बोला। इसकी बात पर निम्रा का चेहरा फक पड़ा। बादल, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला मेहरमा को क्यों अगवा करवाऊंगी? वो गड़बड़ाकर बोली। इसकी बात पर बादल हंसा। लेकिन मैंने कब कहा कि तुमने मेहरमा को अगवा करवाया है? बादल की बात पर इसका चेहरा लट्ठे की मारे सफेद हो गया था। डर के मारे दिल बुरी तरह से कांप रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, निम्रा बोली। निम्रा, अगर तुमने 1 मिनट में मुझे सब सच ना बताया तो मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगा और फिर पुलिस खुद तुमसे पूछेगी। बादल ने धमकी दी और पॉकेट से फोन निकाला था। निम्रा को तो गोया सांप सूंघ गया था। बादल, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। वो अभी भी अपनी बात पर कायम थी। निम्रा, मैंने पूछा मेहरमा किधर है? वो जोर से दौड़ा तो निम्रा सहम की। मैं बताती हूँ, लड़खड़ाते लहजे में बोली और बादल को इस जगह का एड्रेस दिया जहां इसने मेहरमा को अगवा करवा के रखा हुआ था। निम्रा, मैं तुम्हें अपने पूरे होश हवास में तलाक देता हूँ। बादल स्पार लहजे में बोला। नहीं बादल प्लीज ऐसा मत करें, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, प्लीज ऐसा मत करें। वो गड़गड़ाते हुए बोली और हाथ जोड़ दिए। तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। बादल इसकी गड़गड़ाहट को नजरअंदाज करता हुआ बोला। कमरे से बाहर निकल के पीछे निम्रा शिकस्त ज़दा सी जमीन पर गिर गई थी। मेहरमा को होश आया तो वो कुर्सी पर बंधी हुई थी। जिन लोगों ने इसे अगवा किया था वो जमीन पर बैठे जुआ खेल रहे थे। बादल का तकलीफ ज़दा चेहरा आंखों के सामने लड़ाया तो वो बिलक बिलक कर रो पड़ी। ए लड़की, मुंह बंद कर। इसकी आवाज़, इसके रोने पर वो आदमी गुस्से से बोला। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा है? प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मेहरमा रोते हुए बोले। तुझे समझ नहीं आती? बोला है मुंह बंद कर। वो आदमी नागवारी से बोला और जोर से इसका मुंह दबोच कर तकलीफ से वो करा उठी। बादल, प्लीज मुझे बचा ले। बुरी तरह से सिकुड़ी थी। चटाक इस आदमी ने एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा और अचानक बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज है। सब आदमी यकदम डर गए। बॉस भागो, पुलिस आ गई, एक आदमी डर कर बोला तो सब दरवाजे की जानिब भागे। जब दरवाजा खुला और बादल पुलिस ऑफिसर के साथ अंदर दाखिल हुआ था। बादल को देखकर मेहरमा की आंखों से आंसू बहने लगे। ऑफिसर्स, गिरफ्तार कर लो इन्हें और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए इन लोगों को। बादल सख्त लहजे में बोला और फौरन आगे बढ़कर मेहरमा की रस्सियां खोलने लगा था। बादल, मेहरमा इसके सीने से लगती ही पुड़ पुड़ कर रो पड़ी, जबकि बादल इसके सर पर हाथ फेरते से खामोश करवा रहा था। बादल, मुझे बहुत डर लग रहा था, अगर आप ना आते तो। वो हिचकियों के दरमियान रोते हुए बोली तो बादल ने इसे सीने में बींजा था। खामोश मेहरमा, ऐसा हो सकता है कि मैं ना
تھا۔ وہ محبت سے بولا اور اس کی پیشانی چومی۔ پولیس سارے لوگوں کو گرفتار کر چکی تھی۔ 5 سال بعد بابا اٹھ جائیں پلیز، انیسا کوفت سے بولی اور اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کے اوپر سے کمبل کھینچا۔ بابا کی جان صرف 2 منٹ۔ بازو بامشکل مندی آنکھیں کھولتے منت بھر لہجے میں بولا تو انیسا نے اسے گھورا۔ بابا ماما کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ 5 منٹ میں نیچے نہ آئے تو آپ کو ناشتہ نہیں دیں گی۔ انیسا نے اسے مہرما کے بات بتائی تو بازل نے منہ بسورا تھا۔ سچی تمہاری ماما بہت ظالم ہے، بازل مصنوعی لہجے میں بولا اور زور سے انیسا کا گال چومتا باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ فریش ہو کر وہ انیسا کے ساتھ نیچے آیا تو مہرما ٹیبل پر کھانا لگا چکی تھی۔ گڈ مارننگ مائی سویٹ وائف، بازل نے محبت سے اس کی پیشانی چومی اور کرسی کھینچ کر انیسا کو بٹھایا تھا۔ ہوگی نیند پوری، مہرما نے طنز کیا۔ بالکل سویٹ ہارٹ، وہ جواباً وہ محبت سے بولا تو مہرما نے اسے سخت گھوری سے نوازا۔ بازل آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ انیسا کے ساتھ مجھے نیسا کے سامنے مجھے ایسے ناموں سے مت پکارا کرے۔ مہرما غصے سے بولی ماما پاپا کو مت ڈانٹے پلیز، وہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ انیسا معصومیت بھرے لہجے میں بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی مہرما ہنس پڑی۔ بازل نے محبت بھری نظروں سے اپنی سی چھوٹی سی فیملی کو دیکھا جس کے بغیر رہنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ 5 سال پہلے نمرا نے بازل کے طلاق دینے پر خودکشی کر لی تھی جس کا دونوں کو بہت دکھ ہوا تھا۔ انہیں ہرگز نہیں پتا تھا کہ نمرا اتنی بڑی بے وقوفی کرے گی، مگر شاید اس کی قسمت میں حرام موت ہی لکھی تھی۔ تو ناول یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اس ناول کا نام تھا محبت یا نفرت، اس کی رائٹر تھی آنا گل۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹس باکس میں لازمی دیا کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیا کریں۔ انشاءاللہ ایک ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔